हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड अबाउट बायो। सो गुड इवनिंग गाइस। सो गाइस, आज के हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर। आज आप ही जैसे कि आप ही लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया था कि मैम आप इकोलॉजी स्टार्ट करो। सो थोड़ा सोचा मैंने कि चलो हम इकोलॉजी से ही स्टार्ट करते हैं एंड सबसे इजी वाला चैप्टर हम लोग उठाते हैं, अपना बायोडाइवर्सिटी वाला। अब बच्चे देखो, इस चैप्टर में आप लोगों को कोई अलग से नोट्स नहीं बनाने हैं जैसे हम बाकी चैप्टर्स में नोट्स बनाते हैं ना। सो देयर इज नो नीड कि आप कुछ एक्स्ट्रा से लिखो, इस चैप्टर में नहीं जरूरत पड़े आप लोगों को लिखने का। सिर्फ क्या करना है, अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक सभी लेके बैठना है, एनसीईआरटी लेके आओ, जितने भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ उनको हाईलाइट करना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइंस हमको मिलेगा उसको एनसीईआरटी के साइड में लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, ताकि हम लोग जब नेक्स्ट टाइम एनसीईआरटी रीड करें तो पॉइंट्स हमारे माइंड में हाईलाइट हो जाने चाहिए। इस वे में हम लोग पढ़ेंगे, कोई एक्स्ट्रा नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड चलना है। जितना एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा करना है वो मैं आप लोगों को यहीं पे सब कुछ लिखवा दूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो, अब देखो, सबसे पहले आता है बच्चों, हम लोग जैसे ही समझते हैं कि हमारे चैप्टर का मतलब क्या है और इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नेम है बायो डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन तो आप लोगों को पता है, किसी चीज को कंजर्व करके रखना, किसी चीज को बहुत अच्छे से संभाल के रखना। अब आता है बायो। बायो मीन्स हम लोगों को पता है लिविंग। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है आपका यहाँ पे वेराइटीज, कि मेरे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म मेरा प्लांट्स आ जाएगा, एल्गी, फंजाई, ये सारे के सारे जितने भी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है लिविंग और नॉन लिविंग में इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, बिकॉज इतनी बायो आप लोग पढ़ चुके हो अभी। तो हम लोगों को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कितनी ज्यादा वेरिएशंस या फिर उनके अंदर कितने वेरिएशंस या उनकी कितनी वेराइटीज मेरे को उनको देखने के लिए मिलेंगी। अब मेरे पास वेराइटीज अवेलेबल है, इतनी सारी वेराइटीज क्यों है, उनके टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। अगर है तो उनको मैं कंजर्व कैसे रख सकती हूँ, कंजर्व करने की नीड क्यों है, क्यों मेरे पास बायोडाइवर्सिटी इतना ज्यादा लॉस हो रहा है। इन छोटे छोटे पॉइंट्स का इस चैप्टर में हम लोगों को आंसर मिलने वाला है। तो सबसे पहले चैप्टर के बारे में लिख लेता है, बिकॉज एक क्वेश्चन तो यहाँ पे आ जाता है कि डाइवर्सिटी हम लोगों को क्या बताता है। बायो मीन्स तो आप लोगों को पता है लिविंग, एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है आपका वेरिएशंस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितनी मेरे को वेरिएशंस देखने के लिए मिलेंगी उसको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। हम बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर को चार रिस्पेक्ट्स में पढ़ने वाला है, या फिर हमारी अप्रोच क्या रहेगी पूरे चैप्टर में। सबसे पहली अप्रोच रहेगी बायोडाइवर्सिटी में, हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि एग्जैक्टली मेरे पास कौन कौन से टाइप की बायोडाइवर्सिटीज अवेलेबल है। फिर उसके बाद इतनी सारी डाइवर्सिटी मेरे पास क्यों है उसके रीजंस देखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अगर इतनी सारी अवेलेबल है तो क्या मेरे को इन सब के बारे में पता है, वो वेल डिस्कवर्ड है नहीं है, उनका प्रॉपर डेटा मेरे पास है या नहीं है, और अगर है तो फिर उनका अगर लॉस भी कहीं ना कहीं हो रहा होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम पढ़ेंगे। एंड अगर लॉस हो रहा है किसी चीज का तो ऑब्वियसली बात है उसको मेरे को कंजर्व भी करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट पार्ट आएगा मेरा कंजर्वेशन, इसमें हम आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो, एनसीईआरटी का फर्स्ट पैरा मैंने आपके लिए लोगों के लिए यहाँ पे लगाया हुआ। इसमें से क्या याद रखना है? कुछ नहीं याद रखना है, ये सब बकवास चीजें। एनसीईआरटी में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको देख के कंफ्यूज करेंगे, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। जितना मेन पॉइंट है यहाँ से जिसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस, सिर्फ वो मैं आप लोगों को कराऊंगी। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा ये पूछा जाता है बच्चों कि बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था। अब बायोडाइवर्सिटी टर्म मेरे को दिया गया था एडवर्ड विल्सन साइंटिस्ट के थ्रू। इसको एनसीईआरटी के साइड में लिखो, चलो जल्दी जल्दी से सब। कैसे लिखोगे? सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी जहां पे चैप्टर लिखा हुआ है वहां पे मैं ये पॉइंट्स लिखो कि कौन कौन से अप्रोचेस में हम इसको पढ़ने वाले हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडाइवर्सिटी, इसको लिखो। फिर लिखो टर्म किसने दिया था। टर्म हमारा दिया था एडवर्ड विल्सन साइंटिस्ट ने दिया था। एंड ये एडवर्ड विल्सन साइंटिस्ट क्या थे? हमारे सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। ये सोशियो बायोलॉजिस्ट ही हमारे साइंटिस्ट थे। इतना याद रहेगा। अब चलते हैं आगे। फिर अभी मैंने आपको बताया पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आपका टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब मेरे पास बच्चों टोटल तीन टाइप की बायोडाइवर्सिटी है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि टोटल कितनी टाइप की बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल होती है। तो कितनी अवेलेबल होती है? तीन टाइप की। अब इनको याद रखने का एक सिंपलेस्ट तरीका, जैसे देखो मैं ह्यूमन हूँ, आप लोग भी ह्यूमन हो ना, सबके सब। हम सब क्या एक स्पीसीज हुई ना, होमोसेपियंस। हम सब होमोसेपियंस है।
अब मेरा लुक अलग है, मैं आपको बायो पढ़ा रही हूँ, सपोज कोई दूसरा टीचर को केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कुछ फिजिक्स पढ़ा रहा है, मतलब हम सब में, आप लोगों ने अभी मॉलिकुलर बेसिस वाला चैप्टर भी पढ़ लिया बायोटेक में, तो आप लोगों को पता है हम सब के अंदर 99.9% डीएनए सेम होता है, 0.1% डीएनए डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से मैं हूँ और आप, है ना, यही तो डिफरेंस है। तो हम लोगों में, मतलब मैं हूँ और मेरे सामने कोई स्टूडेंट है, तो हम दोनों में डिफरेंस किस लेवल पे है? सिर्फ होमोसेपियंस है, ह्यूमंस है, इंडियंस है, बहुत सारी चीजें कॉमन है नहीं है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे? जेनेटिक लेवल पे डिफरेंस है। आपका जेनेटिक मटेरियल कुछ और है, मेरा जेनेटिक मटेरियल कुछ और है, तो हम क्या है? वैरायटी है, एक वैरायटी आप होगी, एक वैरायटी मैं होगी, तो हम दोनों में क्या डिफरेंस है? हमारी वैरायटीज में जीन लेवल पे डिफरेंस है। तो हम दोनों कैसे रिलेट करेंगे एक दूसरे से? रिलेट करेंगे कि यार वी आर जेनेटिक डाइवर्सिटी। अभी एक क्लास में मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स है, तो आप सभी के सभी क्या हो? सभी स्टूडेंट्स हो, होमोसेपियंस हो, लेकिन आपके अंदर क्या डिफरेंस है? सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आप सबका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है, जिसकी वजह से आप सबका लुक अलग अलग है, तो उसको बोलेंगे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब आप बोलोगे मैम इसको चैप्टर में कैसे रिलेट करें? अब इसको चैप्टर में ऐसे रिलेट करोगे, मेरे पास एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर मैंने सारे के सारे व्हीट प्लांट लगा दिए। व्हीट प्लांट है, स्पीसीज एक है, लेकिन व्हीट प्लांट के अंदर भी अलग अलग वैरायटीज आ सकती हैं, अलग अलग उनके जीन्स हो सकते हैं, बिकॉज आपको पता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो जेनेटिक वेरिएशन आते हैं नहीं, सेम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहां पे भी जेनेटिक वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं, तो उसकी वजह से मेरे पास क्या डेवलप हो रही है? मेरे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी डेवलप हो रही है। तो डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी समझ में आया कि अगर कोई भी स्पीसीज अपने जेनेटिक लेवल पे वेरिएशंस दिखा रही है, उसको बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी हम लोगों को पता चल गया कि जीन्स के अंदर या फिर जेनेटिक मटेरियल के अंदर अगर वेरिएशंस है, उसको बोलेंगे जेनेटिक्स। का एग्जाम्पल आपको कैसे लिखना है? लिखो सबसे पहले एग्जाम्पल, और इसके लिए कॉमन लाइन ये लिख लो, जेनेटिक डाइवर्सिटी में एक ही कॉमन स्पीसीज के अंदर मेरे को वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है, तो मैं इसके लिए सिंपल सी लाइन क्या लिख सकती हूँ? वेरिएशन विद इन स्पीसीज। एक सिंगल स्पीसीज, हम होमोसेपियंस के अंदर वेरिएशन है ना, तो डेफिनेशन हो जाएगी वेरिएशन विद इन स्पीसीज। एग्जाम्पल क्या याद रखना है? एग्जाम्पल आपको याद रखना है यहाँ पे रोवोल्फिया वोमिटोरिया। अभी रोवोल्फिया वोमिटोरिया क्या है बच्चा? ये प्लांट है, और वो भी मेडिसिनल प्लांट है। अब मेडिसिनल प्लांट है, ऑब्वियसली बात है मेडिसिन हम लोगों को बना के देगा, फूड तो बनाने वाला है नहीं। अब इसके अंदर क्या होता है, ये एक स्पीसीज है रोवोल्फिया वोमिटोरिया की, लेकिन इसके मेंबर्स तो बहुत सारे होंगे या नहीं होंगे रोवोल्फिया वोमिटोरिया के? तो क्या होता है ना, इस रोवोल्फिया के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब के अंदर से जो मेडिसिन निकलती है, मेडिसिन मतलब एक केमिकल सब्सटेंस ही प्रोड्यूस करते हैं, जिस केमिकल सब्सटेंस को हम बोलते हैं रिजर्पाइन। और ये रिजर्पाइन मतलब क्या काम करता है? जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं ना, मोस्टली उनके लिए यूज किया जाता है। ये भी लिख लो, यूज्ड टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए रिजर्पाइन केमिकल का यूज किया जाता है। अब एक मेरे पास रोवोल्फिया वोमिटोरिया है, सपोज करो मेरे को कितना दे रहा है? 10 ग्राम रिजर्पाइन प्रोड्यूस करके दे रहा है। मेरे पास दूसरा रोवोल्फिया है, वो 10 ग्राम नहीं, वो 20 ग्राम रिजर्पाइन दे रहा है, कोई दूसरा 30, कोई 50, या कोई बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में दे रहा है। तो यहाँ पे केमिकल सिक्रीट हो रहा है, उसकी कंसेंट्रेशन वैरी कर रही है या नहीं कर रही है? लेकिन प्लांट एक ही है, स्पीसीज एक ही है रोवोल्फिया की, लेकिन उसके अंदर क्या देखने के लिए मिल रहा है? वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है। एक ही रोवोल्फिया है, उसकी बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनके अंदर वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट एग्जांपल आपको क्या याद रखना है? जैसे कि हमारी एनसीईआरटी एग्जांपल देती है राइस का। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के पास राइस प्लांट एक है, उस राइस प्लांट की 50,000 से भी ज्यादा मेरे को वेराइटीज देखने के लिए मिलेगी। ऐसे ही मैंगो के लिए भी 1000 से ज्यादा वेराइटीज अवेलेबल है। तो पहला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया रोवोल्फिया वोमिटोरिया, आपको याद रखना है मेडिसिनल प्लांट है, हिमालयन रेंजेस में पाया जाता है, हिमालयन रेंजेस में पाया जाता है। कौन सा केमिकल सिक्रीट करता है? रिजर्पाइन। नेक्स्ट 50,000 से ज्यादा मेरे पास राइस की स्पीसीज अवेलेबल है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट याद रखना है मैंगो की 1000 वैरायटीज मेरे पास अवेलेबल है। अभी मेरे साथ रिपीट करो, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 3 टाइप की डाइवर्सिटीज। फर्स्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? बहुत सारी वेरिएशन एक ही स्पीसीज के अंदर, एक ही स्पीसीज की बहुत सारी वेराइटीज देखने के लिए मिलती है अगर मेरे पास। एग्जाम्पल, रोवोल्फिया वॉमिटो, ये कौन सा केमिकल सिक्रीट करता है? रिजरपाइन, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल आपको याद रखना है राइस का, 50,000 से ज्यादा मेरे पास उसकी वैरायटीज अवेलेबल, स्पीसीज नहीं वैरायटीज। सेम मैंगो की, मैंगो की भी कितनी वैरायटीज है? 1000 वैरायटीज मेरे पास अवेलेबल है। क्लियर बच्चों? अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा ना, बिकॉज मेरे यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो प्लीज इग्नोर करना। वैसे आई एम ट्राइंग कि जब बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो उस टाइम पे वीडियो में कोई भी वॉइस ना आए, ठीक है। अब सेकंड आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी को कैसे समझोगे? इसको ऐसे समझो, आप लोग क्या चले जाओ, एक जू में चले जाओ, ठीक है। आप एक जू में जा रहे हो, अब जू में जाने के बाद आपको वहां पे एलिफेंट भी मिलेगा, गॉड भी मिलेगा, डियर मिलेगा, लायन मिलेगा और बर्ड्स मिलेगी, बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? वो सारे के सारे क्या है? अलग अलग स्पीसीज हो गई। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जब स्टूडेंट लेवल पे आप लोगों को समझाती हूँ मैं, अभी क्या करो, आप सभी लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप कहाँ जाओ, आप एक कॉमन से एरिया में चले जाओ जहाँ पे आप नीट के लिए भी प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स है, जेई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ सीयूटी के लिए होंगे, कुछ और बाकी कौन से एग्जाम, तो कॉमर्स के लिए जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके, उनके लिए सीए वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो बहुत सारे, मतलब स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारी वैरायटीज मेरे को देखने के लिए मिल रही हैं स्टूडेंट लेवल पे। अब यहाँ पे एग्जांपल कैसे, जैसे कि एम्फीबियन होता है आपका। एम्फीबियंस क्या होता है? एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स जो लैंड पे भी रहते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक दोनों होता है। अब एम्फीबियन कोई एक ही एनिमल थोड़ा ना, कि सपोज मैंने फ्रॉग बोल दिया, फ्रॉग एम्फीबियन है। एम्फीबियन तो बहुत सारे हो सकता है, नहीं हो सकता है? ऐसे एक स्पीसीज, मतलब एक एरिया ले लिया मैंने पर्टिकुलर, और उस एरिया के अंदर बहुत सारी स्पीसीज अगर मैंने रख दी, जैसे कि जू वाला एग्जांपल बताया, एंड स्टूडेंट्स वाला, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लेकिन अलग अलग स्पीसीज से हैं, कोई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई जेई के लिए, कोई क्लेट के लिए, कोई सीए के लिए, अलग अलग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो वो क्या होगा? स्पीसीज डाइवर्सिटी हम उसको बोलेंगे, कि बहुत सारी स्पीसीज मेरे को देखने। पहले क्या था? एक स्पीसीज के अंदर वेरिएशन, सेकंड में आया बहुत सारी स्पीसीज मेरे को देखने के लिए मिल रही है, और थर्ड में क्या आ जाएगा? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मैंने सपोज पूरा इंडिया ले लिया, इंडिया के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम्स अगर देखने के लिए मिल रहे हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, एक्वेटिक हो गया, पोन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम्स के अंदर देखे जाने वाले वेरिएशन। स्पीसीज डाइवर्सिटी वाला बताओ मेरे को, समझ में आया क्या? पहले डिफरेंट स्पीसीज इन अ कॉमन एरिया, इसको ऐसे लिख लो, या फिर लिखा हुआ है डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल, अगर वो अलग अलग टाइप की स्पीसीज मेरे को देखने के लिए मिल रही है। एग्जाम्पल क्या याद रखना है? एग्जाम्पल याद रखना है बच्चा, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट के अंदर अगर आप जाओगे तो जाके देखोगे कि वहां पे एम्फीबियंस की बहुत सारी डाइवर्सिटीज अवेलेबल है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के दे देंगे, इसका अपोजिट लिख देंगे। ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा, ईस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन वेस्टर्न घाट्स। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना होगा। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर आपको डाइवर्सिटी इकोसिस्टम लेवल पे देखने के लिए मिल रहा है, पहले एक स्पीसीज में, सेकेंड एक एरिया के अंदर बहुत सारी स्पीसीज देखने के लिए मिल रही है, थर्ड आपका इकोसिस्टम लेवल पे। इसका भी एग्जाम्पल याद रखना है। इसका एग्जाम्पल क्या याद रखना है? अगर मैं बात करूं एल्पाइन मिडोज की, तो अगर आप एल्पाइन मिडोज एरिया में जाके देखिए तो वहां पे बहुत सारे आपको इकोसिस्टम देखने के लिए मिलेंगे एज कंपेयर टू कौन सा एरिया? जैसे कि हमारे नॉर्वे कंट्री हो गई। नॉर्वे कंट्री को ही हम स्कैंडिनेवियन कंट्री भी बोलते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे कि नॉर्वे, जिसके अंदर ऐसे होता है ना, 6 मंथ्स आपका डे हो गया, या फिर 6 मंथ्स दिन हो गए, 6 मंथ्स रात हो गई, इस टाइप वाले अगर एनवायरमेंट देखने के लिए मिलता है, मतलब 6 मंथ्स एक ही पूरा कंडीशन चल रही है, एक ही एटमॉस्फेयर कंडीशन, एक ही टेम्परेचर है, और फिर 6 मंथ्स के बाद एक ही पूरा का पूरा चल रहा है, वहां पे कम डाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलेगी एज कंपेयर टू एल्पाइन। 3 याद करना है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। याद हो जाएगा सब कुछ? जल्दी से बताओ। बहुत ईजी है, कुछ नहीं याद करना है, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, एक दो बार पढ़ोगे खुद से याद हो जाएगा। चले हम आगे। अब इसके बाद आता है हम लोगों का, ये सब कुछ नहीं है एग्जैक्टली, यहाँ से हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ। अभी जरा हम अर्थ की बात कर लेते हैं कि अर्थ के अंदर क्या क्या चल रहा है।
देखो, अब पहले याद क्या रखना है, सबसे पहले मेरे साथ फुल फॉर्म याद करो। IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? ये 2004 में एस्टेब्लिश हुआ था। इंटरनेशनल, या आपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में भी पढ़ा होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर को कंजर्व कर रहे हैं एंड नेचुरल रिसोर्सेस को कंजर्व कर रहे हैं, एंड नेचुरल रिसोर्सेस, याद रखना है। IUCN 2004 में स्टेब्लिश हुआ था। फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। और इनका जितना भी डेटा होता है ना, मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशंस ये बनाते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बुक में पब्लिश करता है। उस बुक का नाम होता है रेड डेटा बुक। ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। अब हमारा जो IUCN है बच्चों, वो ये कहता है कि हमारे पास टोटल 1.5 बिलियन से भी ज्यादा एनिमल्स की और प्लांट्स की स्पीसीज अवेलेबल है। पूरी अर्थ की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, कि अर्थ पे 1.5 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज अवेलेबल है। ये तो हमारा IUCN कहता है। और कुछ बहुत सारे फालतू फंड के साइंटिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि IUCN आपका डेटा गलत है, आपका डेटा गलत है, हमारे पास तो 20 से 50 मिलियन स्पीसीज अवेलेबल है, आप तो सिर्फ 1.5 मिलियन की बात कर रहे हो। फिर उसके बाद एक अजीब से साइंटिस्ट है रॉबर्ट मे, उन्होंने सारे साइंटिस्टों को गलत प्रूफ कर दिया। उन्होंने बोला साइंटिस्टों आपकी बात गलत है, मेरी बात सही है। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि 20 से 50 मिलियन नहीं, 7 मिलियन स्पीसीज अवेलेबल है हमारे पास। तीन डेटा याद रखना है। पहला डेटा IUCN ने क्या बोला, 1.5 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज अवेलेबल है, उन्होंने ये बोला। बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर बोला 20 से 50 मिलियन है। फिर रॉबर्ट वे साइंटिस्ट ने आके बोल दिया 7 मिलियन है। बस तीन डेटा याद रखना है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाईलाइट करो उनको जल्दी से। सबसे पहले देखो, IUCN ने क्या बोला, स्लाइटली मोर देन 1.5 बिलियन है, लेकिन उसमें भी हमारे ये नहीं कि हमें 1.5 मिलियन स्पीसीज के बारे में पता है, नहीं पता है, वो डिस्कवर्ड नहीं है और डिस्क्राइब्ड भी नहीं है। और 1.5 में से कितनी हमारे पास डिस्कवर है ये भी हम लोगों को नहीं पता है। फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा साइंटिस्ट है जिन्होंने बोला कि ये रेंज इतना नहीं, 20 से 50 मिलियन है। और कुछ हमारी कंजर्वेटिव साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट दिया गया रॉबर्ट में साइंटिस्ट के थ्रू, उन्होंने बोला कि हमारे पास 7 मिलियन स्पीसीज अवेलेबल है। तीन डेटा, तीनों के तीनों अपनी अपनी NCERT में लिखो, साइड में लाइन बना के लिखना। IUCN ने बोला 1.5 मिलियन, फिर सम साइंटिस्ट करके लिखो 20 से 50, फिर रॉबर्ट में साइंटिस्ट ने क्या बोला वो लिखो। जल्दी जल्दी से करो, इतना हो जाएगा। चलो, एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई हूँ यहाँ से। देखो बेटा, अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करेंगे ना, तो हम इसको एक और टर्म देते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ, सिर्फ नाम याद रखना है। जेनेटिक डाइवर्सिटी को अल्फा डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी को हम बीटा डाइवर्सिटी बोलेंगे, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम गामा डाइवर्सिटी बोलेंगे। तो इतना और लिख लो, बाकी सब चले, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग आगे। अब इतने सारे साइंटिस्टों ने ये सब चीजें तो बोल दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारी कुछ डेटा हम लोगों को दिया गया। जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको कुछ पॉइंट्स बताया जाता है, तो उनके माइंड में क्वेश्चन आता है कि नहीं हमें तो और डेटा चाहिए इसका। तो ऐसे ही हमारे कुछ साइंटिस्ट होंगे उस टाइम पे, उन्होंने बोला कि आपने जो इतना सारा बोल दिया ना, इतनी मिलियन मिलियन है, मेरे को ना आप एग्जैक्टली डाटा बता दो इसमें से कि कितने परसेंट कौन है, कितने परसेंट कौन है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखता है। इन्होंने बोला, क्या बोला, कि मेरे पास 70, मतलब ये जो मिलियंस मिलियंस में लिख रहा है ना, इसमें से 70% स्पीसीज तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स हैं, 70% एनिमल्स हैं, और नॉट मोर देन 22%, नो मोर देन 22% से ज्यादा नहीं है, कम हो सकते हैं, 22 से ज्यादा नहीं है, कम हो सकते हैं। कौन है मेरे पास, प्लांट्स है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट नोट करना, प्लांट्स में इन्होंने किस किस को इन्वॉल्व किया है, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, जिम्नो, एंजियो, इन सब को इन्वॉल्व किया है इन्होंने। अगर आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जाओगे ना, तो आप नहीं करने वाले यहाँ पे एल्गी फंजाई, लेकिन इन्होंने यहाँ पे इनको इन्वॉल्व कर लिया है, फंजाई को इन्वॉल्व किया एक्स्ट्रा।
ब्रायो, जिम्नो, ऑरेंज। याद रहेगा 70% एनिमल्स है और 22% के आसपास हमारे पास प्लांट्स है। फिर इन 70% में से भी एनिमल्स की बात कर रही हूँ अभी, इन 70% एनिमल्स में से 70% ही मेरे पास इंसेक्ट्स हैं और बाकी जितना बच गया 30% रेस्ट बाकी दूसरे एनिमल्स हैं। एलिफेंट हो गया, काउ हो गया, जितने भी एनिमल्स आते हैं सब डाल देना इसके अंदर। अब ये कैसे डेटा समझोगे? सपोज करो मेरे पास 100 एनिमल्स हैं, उन 100 एनिमल्स में से 70 तो इंसेक्ट्स ही हैं, बाकी 30 में हमारे एक्स्ट्रा एनिमल्स आ जाएंगे। ये इन्होंने बोला। टोटल अगर मैं अर्थ की बात करूं 70% एनिमल्स है, 22% प्लांट्स है। अब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे मैम 20 प्लस 70 प्लस 22, तो बाकी का जो परसेंटेज बच गया वो क्या? बाकी के परसेंटेज का कोई डेटा इन्होंने नहीं दिया हम लोग। सिर्फ ऐसे याद रखना है 70% एनिमल, 22% प्लांट्स। 70% में से टोटल अगर 70% है उसका 70% इंसेक्ट्स है और बाकी के बचे हुए दूसरे एनिमल्स। सिंपल, पूरा डेटा क्लियर हमारा। अगर 100 की काउंट लेंगे तो 100 में से 70 इंसेक्ट्स, बाकी सब बच गए फालतू बन के। अब आता है हम लोगों का ये चार्ट्स, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी को ना हम हॉटस्पॉट ऑफ द चैप्टर बोलता है। व्हाई वी कॉल इट हॉटस्पॉट? बिकॉज यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब कैसे याद रखना है? पाई चार्ट दिए हुए हैं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स, फिर वर्टिब्रेट्स और फिर हमारे प्लांट्स आते हैं। अब इनको ना हम ऑर्डर में थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको याद कर पाए। सबसे पहले देखो इनवर्टिब्रेट्स का केस। इनवर्टिब्रेट्स में अभी जल्दी से मेरे को आप लोग ये बताओ सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है? अभी मैंने बताया इंसेक्ट्स कितने होते हैं 70%, और बाकी जितना 30% बच गया ना, 30% में फालतू के एनिमल्स आ गए। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में मेरे पास इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट्स के बाद कौन है? अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स के बाद मॉलस्क, मॉलस्क के बाद क्रस्टेशियन। इसको आप याद रखोगे आईओएमसी से। आप इसकी कोई भी फनी सी ट्रिक बना लेना, याद रखना इनवर्टिब्रेट्स आईओएमसी। फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास वर्टिब्रेट्स का। वर्टिब्रेट में कैसे याद रखोगे? वर्टिब्रेट में, बिकॉज अगर आप इस चार्ट को देख के एनालाइज करने की कोशिश करो तो गलती कर जाओगे। सिर्फ इसकी ट्रिक याद रख लेना। एफबी पर है कौन? राम करके कोई स्टूडेंट है, राम। एफबी अभी मतलब फेसबुक है तो सबको पता ही होगा। F4 फिश, सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है? देख लो फिश का है। फिश के बाद सब नेक्स्ट अमाउंट किसका है हमारा? उसके बाद बर्ड्स आएंगे। बर्ड्स के बाद कौन आएगा? R4 रेप्टाइल्स आएंगे, देन एम्फीबियंस आएंगे और देन मेरे मैमल्स आएंगे। M4 मैमल्स है, मॉलस्क नहीं है, बिकॉज मॉलस्क इनवर्टिब्रेट होता है। कंफ्यूज नहीं होना मैमल्स और मॉलस्क में। एंड द लास्ट वन इज मेरे पास प्लांट्स का केस। बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों आप लोगों से यहाँ पे। प्लांट्स में अब जल्दी जल्दी से बताओ मेरे को सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन है? ऑब्वियसली मेरे पास फंजाई होंगे। फंजाई के बाद आएंगे मेरे पास एनजीओ, एनजीओ के बाद एल्गी, एल्गी के बाद बताओ कौन है? एल्गी के बाद मोजेस है, देन मोजेस के बाद हमारे फर्न्स, और सबसे कम अमाउंट में हमारे SO2 इंडिकेटर्स मतलब लाइक। ये आप लोगों को याद रखना है। अब इनकी ट्रिक आप लोग बनाओगे एंड मेरे को बताओगे कि मैम इसकी ट्रिक बनती है। इसकी वर्टिब्रेट की ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी FB पर राम। बाकी की ट्रिक्स आप लोग चलो लिख लो इसको जल्दी जल्दी से, देन विल मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां तक हो गया, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। अभी यहां से क्या याद रखना है इस पैराग्राफ में से एनसीईआरटी के, एकदम बहुत ध्यान से सुनना। मेरा पूरा वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं मेरे पास लैंड एरिया कितना है, तो इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया है। पूरे वर्ल्ड का सिर्फ और सिर्फ 2.4% इंडिया के पास लैंड एरिया है। तो इसको कैसे लिखोगे? लिखो जल्दी से। 2.4% क्या है हमारे पास? लैंड एरिया। पूरे वर्ल्ड में से मैंने इसको निकाला, और इस 2.4% के अंदर अगर मैं बात करूं 8.1% स्पीसीज पाई जाती है। स्पीसीज के अंदर मतलब बहुत सारी डाइवर्सिटी। 2.4% एरिया के अंदर ही मतलब पूरे वर्ल्ड की मैं कंपेयर कर रही हूँ यहाँ पे, कि पूरे वर्ल्ड का इंडिया के पास सिर्फ 2.4% है, और पूरे वर्ल्ड के पास जितनी स्पीसीज है ना, उन स्पीसीज का 8.1% स्पीसीज इंडिया के इसी 2.4% पे प्रेजेंट है। इसीलिए
पूरे वर्ल्ड में टोटल 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है, मतलब कंट्रीज को एक रैंकिंग दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी कि उनके पास कितनी डाइवर्सिटी पाई जा रही है। इसीलिए हमारा इंडिया कौन से नंबर पे आता है, 8th रैंकिंग रखता है ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसके पास पाई जाती है। कैसे याद रखोगे, पूरे वर्ल्ड में इंडिया के पास 2.4% लैंड एरिया है पूरे वर्ल्ड में, और उस 2.4% के अंदर ही वो पूरे वर्ल्ड का 8.1% स्पीसीज डाइवर्सिटी रखता है, इसीलिए इंडिया को 8th रैंक दिया हुआ है। याद रहेगा। उसके बाद क्या याद रखना है, हाईलाइट भी कर लो इन पॉइंट्स को। 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया एंड इसी 2.4% में 8.1% हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जा रही है। 12 टोटल मेगा कंट्रीज है, उसमें इंडिया की रैंकिंग 8th है। अब क्या लिया है कि हमारे पास नियरली 45,000 प्लांट की स्पीसीज है, सिर्फ इंडिया के अंदर अभी बात कर रही हूँ, और इसी का ट्वाइस 45 का ट्वाइस 90,000 की स्पीसीज मेरे पास एनिमल्स, 90,000 स्पीसीज है। उस स्पीसीज के अंदर मेंबर्स कितने होंगे वो तो मिलियंस में जाएगा काउंट। अभी स्पीसीज की बात करें, प्लांट की 45,000 स्पीसीज इंडिया में अवेलेबल है, और एनिमल्स में इसका ट्वाइस 90,000 स्पीसीज अवेलेबल है। याद रहेगा इतना चीज। चलो इसको भी हाईलाइट कर लो। 45,000 स्पीसीज प्लांट्स की हैं, ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल्स। कहाँ से रिकॉर्डेड है, इंडिया से ही पता लगाई गई है। क्लियर यहाँ तक। और बहुत सारी ऐसी लिविंग स्पीसीज है जिनको अभी हमें डिस्कवर करना है, नेमिंग करना है, ये सब चीजें करना है। अगर हम मई के ग्लोबल एस्टिमेट को देखें, मई में कोई पूरे के पूरे ग्लोबल का एक एस्टिमेट निकाला गया, तो इससे ये पता चला कि 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, कि मेरे पास टोटल स्पीसीज जितनी भी हैं उन स्पीसीज में से 22% तो डिस्कवर हो चुकी हैं अभी रिसेंट मई वाले एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास कि अगर मैं अब बात करूं पूरे ग्लोबल एरिया में, अप्लाइंग दिस पोर्शन टू इंडिया की अगर डाइवर्सिटी फिगर पे मैं इसको अप्लाई करूं, वी एस्टिमेट दैट देयर आर प्रोबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज, कि मेरे पास मतलब 22% अगर डिस्कवर हो चुकी है, तो अभी भी कितनी 1 लाख प्लांट की ऐसी स्पीसीज है जो हमें अभी डिस्कवर करनी है, और 3 लाख से ज्यादा एनिमल्स की स्पीसीज है जो डिस्कवर करनी है। कितना डिस्कवर हो चुका है, 22% डिस्कवर हो चुका है। कितना बाकी है, 1 लाख प्लांट की स्पीसीज मेरे को अभी डिस्कवर करनी बाकी है, और 3 लाख प्लांट एनिमल की स्पीसीज है जो अभी डिस्कवर करनी है। सब इतना डेटा याद रखो, सफिशिएंट है। याद करो, फिर से रिपीट करो मेरे साथ जल्दी से। 2.4% लैंड एरिया, उसके अंदर 8.1% हमारी पूरी स्पीसीज डाइवर्सिटी है, इसलिए 8th रैंकिंग मिला है। 45,000 स्पीसीज हमारे पास इंडिया में प्लांट्स की अवेलेबल है, और उसका ट्वाइस से भी ज्यादा मेरे पास एनिमल्स अवेलेबल है। अब तक अगर हम पूरे ग्लोबल की बात करें, 22% रिकॉर्डेड हम लोगों, मतलब 22% स्पीसीज हम लोगों ने डिस्कवर कर चुके हैं। बट अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो हमारी 1 लाख से ज्यादा स्पीसीज प्लांट की ऐसी जो मेरे को अभी डिस्कवर करनी है, और 3 लाख से ज्यादा एनिमल्स की स्पीसीज ऐसी है जो मेरे को अभी डिस्कवर करनी है। क्या डिस्कवर हो चुका है और क्या डिस्कवर करना है वो भी हम लोगों को बताएं। सिंपल यहाँ तक। आगे चले, अभी कंटिन्यू करें। अच्छा, अब आता है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होता है। अब आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपका यहाँ पे ग्लोब बना रही हूँ। ट्राई करूंगी अच्छा सा ग्लोब बनाने का। आप लोग भी अपने अपने नोटबुक्स में या जहां पे भी आप अपने नोट्स बना रहे होंगे एनसीईआरटी में ही, वहीं पे लिखोगे। चलो देखो, बिल्कुल राउंड नहीं बना, बट फिर भी काम चल जाएगा। ये मेरे पास मैंने ग्लोब बनाया, ये होता है मेरे पास इक्वेटर, एंड यहाँ पे होता है हमारा पोल। देखो जरा, लग रहा है कि कुछ कुछ ग्लोब आप लोगों को ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना, 10 to 20%।
अब देखो यहाँ पे मेरे पास है 0, ग्राफ याद रख लेना, जैसे ग्राफ में करते हैं ना ऐसे यहाँ पे मार्किंग करता है। अभी 0 से ऊपर जाओगे 10 20 30 40, 10 20 30 40, यहाँ पे भी 10 20, यहाँ पे माइनस प्लस मत लगा देना, 10 20 30। अब एक चीज ध्यान रखना, जो एरिया इक्वेटर के बिल्कुल पास होगा, एरिया जो इक्वेटर के बिल्कुल पास होगा, उस एरिया को क्या बोलेंगे हम? एनी आइडिया क्या? एग्जैक्टली exactly, उसको बोलेंगे हम आपका ट्रॉपिकल एरिया। जो एरिया इक्वेटर के सबसे ज्यादा क्लोज है, तो मतलब ये वाले एरिया को मैं लिख लूं आपका ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे, इक्वेटर से दूर जा रहे, किसकी साइड जा रहा है? पोल की साइड जा रहा है, तो मेरा एरिया आएगा कौन सा? टेम्परेट एरिया। और जब आप बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे, मतलब पोल के पास चले जाएंगे, तो वो होगा मेरा पोलर एरिया। पोल के पास वाला एरिया पोलर एरिया। तो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड या ऑन द बेसिस ऑफ हाइट क्या कर दिया, यहाँ पे एक रीजन्स को डिवाइड कर दिया, रीजन्स को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड। अब इन्हीं रीजन्स के बेसिस पे हम कुछ पता लगाएंगे, क्या पता लगाएंगे वो देखते हैं। एनसीईआरटी पे आता है। अब हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी में आपको क्या याद रखना है? द डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफाइड। पूरे वर्ल्ड में हम लोगों को पता है कि सपोज मेरे पास, हम इंडिया में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, कोई इंग्लैंड, तो इंडिया के अंदर जितनी डाइवर्सिटी है पॉसिबल नहीं है कि अमेरिका में भी इतनी हो, या फिर किसी दूसरे एरिया के अंदर भी। एरिया टू एरिया आपकी डाइवर्सिटी वेरी करती है। वो क्यों वेरी करती है? वो इसलिए वेरी करती है बिकॉज एरिया टू एरिया कंडीशंस वेरी करती है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस वेरी करती हैं, कितना सनलाइट मिल रहा है, लाइट इंटेंसिटी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, सॉइल कैसी है, ये सारी चीजें वेरी करेंगी नहीं करेंगी। एंड यही सारी की सारी चीजें हमारे बायोमास को अफेक्ट करती है, मतलब कितना प्लांट्स होंगे मेरे पास, जितने प्रोड्यूसर्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे एनिमल्स होंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ही तो फूड ट्रांसफर कर रहे हैं एनिमल्स को। प्रोड्यूसर का काउंट कम करोगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनिमल्स पे भी इफेक्ट जाने वाला है, इसलिए। तो डाइवर्सिटी यूनिफॉर्म नहीं है। For many group of animals or plants, there are interesting pattern in diversity. The most well known being the latitudinal gradient. Latitudinal gradient के basis पे हम देखेंगे कि कैसे diversity distributed है। In general, species diversity decreases. देखो important है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब बहुत ज्यादा स्पीसीज मेरे को मिलेंगी। कहाँ पे मिलेंगी? जो एरिया मेरा इक्वेटर के पास होगा। अब इसी लाइन को स्टेटमेंट में कैसे बनाएंगे? अगर हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, इफ वी मूव फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? पोल के पास जा रहे हैं, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होगा। अब इसका रीजन समझो, क्यों स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होगा? बिकॉज इक्वेटर के जो पास वाला एरिया है ना, वहां पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस में है लेस डिस्टर्बेंस, लेस डिस्टर्बेंस, और जिस एरिया में लेस डिस्टर्बेंस होगा उसी एरिया में सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होंगे। और मेरा पोलर और इनमें होते हैं मोर डिस्टर्बेंस। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस अगर मैं पूछूं पोलर में होगा टेम्परेट में होगा? ऑब्वियसली पोलर में होगा, बिकॉज वो पोल के पास है। मोर डिस्टर्बेंस। अब लेस डिस्टर्बेंस होगा यहाँ पे और यहाँ पे होगा मोस्ट डिस्टर्बेंस। अब लेस डिस्टर्बेंस और मोर डिस्टर्बेंस को कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो? जैसे कि टेम्परेचर वाले बेसिस पे, कि अगर मैं बोल रही हूँ ट्रॉपिकल एरिया का जो टेम्परेचर वेरिएशन है, टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन वो बहुत कम देखने के लिए मिलता है। लाइक आज 15 है तो कल 16 17 हो जाएगा, 3 मंथ्स बाद 20 तक हो जाएगा, उससे ज्यादा डाउन नहीं जाएगा। अब आपने देखो हमारे एरिया के अंदर टेम्परेचर इतना भी ज्यादा डाउन नहीं होता कि यहाँ पे स्नोफॉल होने लग जाए, नहीं होता ना। लेकिन बहुत सारे एरियाज के अंदर टेम्परेचर विंटर्स में इतना ज्यादा डाउन हो जाता है कि वहाँ पे स्नोफॉल होने लग जाती है। हमारे यहाँ पे समर्स में टेम्परेचर इतना भी ज्यादा हाई नहीं होता कि हम लोगों को बहुत ही ज्यादा स्वेटी स्वेटी होने लग जाए, लेकिन कुछ एरियाज में टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई चला जाता है कि वहाँ पे सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब हमारा ऐसा रीजन है जहाँ पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस कम है। अब जितना ज्यादा डिस्टर्बेंसेस होंगे उतनी ही हमारे सर्वाइवल के रेट कम हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे डिस्टर्बेंस कम है इसलिए ज्यादा स्पीसीज अवेलेबल है यहाँ पे। ये पॉइंट समझ में आया स्पीसीज वाला। अब एनसीईआरटी देखो क्या लिखती है, इफ वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल, तो हमारा जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज करेगी विद वेरी
फ्यू एक्सेप्शंस। जैसे कि मेरा ट्रॉपिक रेंज को अगर आप देखो, ट्रॉपिक, इसके बहुत कम एक्सेप्शंस है इस पॉइंट के। ट्रॉपिक रेंज मतलब ये ट्रॉपिकल एरिया, इसकी रेंज कितनी होगी 23.5 नॉर्थ से लेके 23.5 साउथ। अब आप बोलोगे मैम ये नॉर्थ साउथ क्या है, यहाँ पे देखो इसी ग्लोब में बना दो, ऊपर की साइड होगा नॉर्थ, नीचे होगा साउथ, इधर होगा हमारा ईस्ट और इधर वेस्ट। अब कितना है 23.5 तो है मेरा नॉर्थ की साइड में, 23 कहाँ पे आएगा 20 और 30 के बीच में, यहाँ पे कुछ लाई करेगा, और 23.5 ही साउथ की साइड है यहाँ पे। तो मतलब ये वाला जो एरिया है पूरा इतना वाला एरिया, इस एरिया के अंदर आने वाले रीजन, इस एरिया के अंदर आने वाले कंट्रीज, वो सब की सब में ज्यादा डाइवर्सिटी हो, एज मोर स्पीसीज, इनके अंदर ज्यादा स्पीसीज पाई जाएंगी एज कंपेयर टू द टेम्परेट और पोलर एरिया, बिकॉज ये इक्वेटर के पास है, ये वाला रीजन मेरा। अब देखो मैंने डायग्राम पूरा सड़ा डाला है, बट समझ में आया। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 इसी वाले एरिया में जितना भी एरिया आएंगे वो सब में स्पीसीज ज्यादा मिलेगी। क्लियर है? जैसे कि कोलंबिया, कोलंबिया कंट्री है, कहाँ पे लोकेटेड है इक्वेटर के पास में, इसीलिए इसके पास 1400 स्पीसीज पाई जाती है बर्ड्स की। अब आप देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी यहाँ पे, इसको लिखो पहले तो। कोलंबिया के अंदर कितनी स्पीसीज है 1400 स्पीसीज है हमारी बर्ड्स की। फिर कोलंबिया के बाद किसकी बोल रहे हैं, न्यूयॉर्क में बोल रहे हैं, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में कितनी है 105 स्पीसीज है बर्ड की ही। फिर आते हैं मेरे पास ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में है टोटल 56 स्पीसीज। अब आप देख रहे हो कोलंबिया क्या है, कोलंबिया मेरा एक ट्रॉपिकल वाला एरिया है, कोलंबिया ट्रॉपिकल वाला एरिया, तो इसके अंदर स्पीसीज 1400 है। अब कोलंबिया से मैं कहाँ पे गई 41 पे गई, अब देखो 23 से ऊपर जा रही हूँ, यहाँ पे चली गई 41 के आसपास, तो 41 रीजन कहाँ पे आ गया टेम्परेट वाले पार्ट में आ गया, तो ऑब्वियसली बात है स्पीसीज जाएगी। फिर मैं इससे और ज्यादा हाइट पे जा रही हूँ, 41 से कहाँ पे गई 71 पे चली गई, पहले तो 23 वाले रीजन थे, 23 से 41 गए, 41 से 71 गए, हाइट बढ़ती जा रही है नहीं बढ़ती जा रही है, और स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती जा रही है। इसी पॉइंट को लिख लो, कैसे लिखोगे, लैटिट्यूडिनल रेंज या फिर हाइट या फिर एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ये वैल्यूज बढ़ेंगी स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होगी, तो मींस ये दोनों एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी स्पीसीज की डाइवर्सिटी कम देखने के लिए मिलेगी। सिंपल यहां तक। चलो आगे देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड, इंडिया को जो मोस्टली लैंड एरिया है, कितना लैंड एरिया था टोटल हमारा, अभी लास्टली मैंने आप लोगों को बताया था टोटल 2.4, इस 2.4 का मोस्टली कहाँ पे लाई करता है, ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड में लाई करता है, इसीलिए हैज मोर देन 1200 स्पीसीज, इसलिए यहाँ पे बर्ड की 1200 से भी ज्यादा स्पीसीज पाई जाएंगी। अब फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर एक फॉरेस्ट है, नाम याद रखना इक्वेडर, इसके पास क्या है अप टू 10 टाइम्स एज स्पीसीज एज कंपेयर टू वेस्कुलर प्लांट्स, एज मैनी ऑफ स्पीसीज वेस्कुलर प्लांट्स, इसको आपको कंपेयर करना है मिडवेस्ट ऑफ द यूएसए से, इसको पॉइंट को लिखो, किससे कंपेयर किया, इक्वेडर के अंदर ज्यादा स्पीसीज है, किससे, मिडवेस्ट ऑफ यूएसए, और कितना ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा। इक्वेटर बिकॉज हमारा एक ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आता है और मिडवेस्ट हमारा टेम्परेट के अंदर आता है। अब कहीं भी क्वेश्चन आएगा आपको पता तो चली जाएगा, ट्रॉपिकल में ज्यादा होगा टेम्परेट में कम होगा। ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट, जैसे कि आज के टाइम में अगर हम कोई भी डिलीवरी ऐप के बाद बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वाइडली फैला हुआ कौन है, अमेजोन है, तो ऐसे ही हमारे पास एक अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है जो कि कहाँ पे आता है, ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है तो ऑब्वियसली डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी, जैसे हमारे वेराइटीज अमेजोन ऐप के ऊपर सारी वेराइटीज मिल जाएंगी, कुछ भी ले लो यहाँ से। ऐसे ही हमारा ये रेन फॉरेस्ट है, इसके पास भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। इन साउथ अमेरिका रीजन भी याद रखना है, ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट लार्जली होता है, इसीलिए इसको लंग ऑफ द प्लेनेट भी हम बोलते हैं।
साउथ अमेरिका हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी, इसको हाईलाइट करो अच्छे से क्वेश्चन, बिकॉज 100% मिलेगा यहाँ से आप लोगों को। अब इसी के अंदर क्या क्या पाया जाता है हमारा अमेजोनियन, जैसे हमारे अमेजोन पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाएगा और आपका ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे, किड्स वाला डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, फर्नीचर्स में मिल जाएंगे, कुछ भी ले लेना, सब कुछ अवेलेबल होता है आपका अमेजोन पे। ऐसे ही हमारे इस रेन फॉरेस्ट के अंदर अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट के क्या क्या है और कितने नंबर में है ये भी याद रखना है। 40,000 से ज्यादा प्लांट की स्पीसीज है, 40,000 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज है, 3,000 फिशेज है, 1,300 बर्ड्स हैं, 427 एनिमल्स हैं, 427 ऑफ एम्फीबियन एंड 370 ऑफ रेप्टाइल्स एंड ऑफ मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स। ये याद रखना है बच्चों आप लोगों को पॉइंट्स यहाँ तक, ठीक है। चलो and scientists estimate that in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named। मतलब इन्हीं रेन फॉरेस्ट अमेजोनियन के अंदर बहुत सारी 2 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज हम लोगों को मिलेंगी इंसेक्ट्स की, जिनको अब तक हमने डिस्कवर भी नहीं किया और हम लोगों को नेम्स भी नहीं पता उनके। तो ये बताओ अब क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले हमारा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होता है, वेरी करता है वर्ल्ड में रीजन। किसके अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, ट्रॉपिकल, बिकॉज वो इक्वेटर के पास है। इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे हम लोग तो हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होगा, बिकॉज हाइट बढ़ा रहे हैं, लैटिट्यूड बढ़ा रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं हम लोग। फिर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में, बिकॉज वो ट्रॉपिकल इक्वेटर के सबसे पास है। कितनी स्पीसीज पाई जाती है वो याद रखना, इक्वेटर और मिडवेस्ट ऑफ यूएससी ये याद रखना। वेस्कुलर प्लांट्स की को लेके कंपेयर किया है, वेस्कुलर प्लांट्स जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स होता है। क्लियर यहाँ तक। अब इतना क्लियर है हमारे पास, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को क्या कहता है, अब आपको याद होगा मैंने आपका पूरा चैप्टर को 4 पार्ट्स में ब्रेक किया था, बोले दुनिया ने अभी टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, क्यों इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, रीजंस ऑफ डाइवर्सिटी हम कर चुके। अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, रीजंस पढ़ लिया। अब बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रही है, फिर उसका कंजर्वेशन देखेंगे, पहले उसका लॉस देखेंगे फिर उसका कंजर्वेशन। चलो अब यहां से क्या पॉइंट आपको हाईलाइट करना है कि हमारे जो इकोलॉजिस्ट है और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है हैव प्रपोज्ड वेरियस हाइपोथेसिस, बहुत सारे हाइपोथेसिस बताए हैं जो मैंने आपको इवोल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ाए हैं, कि अगर कोई भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है तो वहां पे नेचुरल सिलेक्शन वाला कंसेप्ट भी अप्लाई होता है मेरा, नेचर ने इसको सिलेक्ट नहीं किया होगा, सर्वाइव नहीं किया होगा, एडेप्टेशंस हुए होंगे, बहुत सारी वो पॉइंट्स उसको याद रखना है। तो अब एक होमवर्क है, इस चैप्टर के साथ साथ इवोल्यूशन वाला चैप्टर आप लोग रिवाइज करो, पढ़ा चुके हो पूरा चैप्टर, एंड जिससे नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है इन्होंने कि स्पेसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम अनलाइक टेम्परेट सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट रिलेशंस, ये सब इसको छोड़ देना, यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ रीजंस इन्होंने बता दिए ट्रॉपिकल के। तो पहले तो स्पेसिएशन, बहुत सारी स्पीशीज हमारी पाई जाएंगी किस पे, ट्रॉपिकल रीजन्स पे, जो कि टेम्परेट रीजन्स पे नहीं पाई जाती। ये क्योंकि वहां पे डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा कम होता है, वो डिस्टर्बेंस मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अनडिस्टर्ब रहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अनडिस्टर्ब वो वहां पे रहते हैं। उनका इवोल्यूशनरी जो टाइम पीरियड होता है बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है। सेकेंड पॉइंट आपको क्या लिखना है कि वहां पे लेस सीजनल्स, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, मतलब अचानक से वहां पे सीजन्स चेंज नहीं होते, सीजन्स जो होते हैं बहुत कम चेंज होते हैं और कांस्टेंट ज्यादा रहता है, और अगर चेंज भी होता है तो चेंजेस भी प्रेडिक्टेबल होते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद वहां पे जो सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है ट्रॉपिकल रीजन में वो हाई रहती है, मतलब मोर लाइट अवेलेबल होती है, वहां पे लाइट अवेलेबल ज्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी वहां पे, which contribute to higher productivity, thus in turn might contribute indirectly to the greater diversity। 3 पॉइंट सबसे पहले हमारा वहां पे क्या है, ग्लेशिएशन। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, ये भी याद रखना है, जितने भी हमारे पोलर रीजन्स वाले एरिया होता है ना वो ग्लेशियर्स के पास होता है। अभी जैसे कि आप लोगों ने वो सुना होगा ना, केदारनाथ वाले रीजन्स, केदारनाथ में कभी भी बादल होते हैं फट जाते हैं, अचानक से वहां पे फ्लड आना शुरू हो जाता है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि ग्लेशियर के बहुत ज्यादा हाइट पे प्रेजेंट है। अब बहुत ज्यादा हाइट पे अचानक से क्या होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, ग्लेशियर्स मेल्ट हुए तो वहां पे इतना सारा पानी आ जाता है। लेकिन हमारे वाला रीजन क्या है, इक्वेटर के पास है। अब इक्वेटर के पास ग्लेशियर से बहुत दूर है, तो ग्लेशियर्स अगर मेल्ट भी होंगे तो बहुत लेस चेंज आते हैं यहाँ पे, बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है उन सब चीजों का, इसकी वजह से यहाँ के टेम्परेचर मोस्टली कॉन्स्टेंट रहता है। ये रीजन आपको याद रखना है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे इन्होंने, टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस,
बहुत कम ग्लेशियर्स का इफेक्ट पड़ता है। ये सब हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। पहला हम लोगों ने याद किया लैटिट्यूडनल वाला, अब सेकंड स्पीसीज और एरिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इसको इंपॉर्टेंटली क्या याद रखोगे, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था, हमारे साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। हमबोल्ट उनका नाम था। ये क्या थे, एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे और एक जियोग्राफिकर भी थे। साइंटिस्ट का नाम जरा एक बार लिखो सभी अपनी अपनी एनसीईआरटीज में, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। कौन थे ये, जर्मन नेचुरलिस्ट थे, जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर भी थे। इन्होंने क्या देखा, विद इन अ रीजन, देखो इनकी ऑब्जर्वेशन देखता है, ही ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन, एक रीजन के अंदर स्पीसीज रिचनेस, मतलब उसके अंदर कितना स्पीसीज का काउंट होगा वो इंक्रीज करेगा जितना ज्यादा उसको एरिया मिलेगा। जितना ज्यादा एरिया मिलेगा मतलब उसका जितना ज्यादा हैबिटेट होगा किसी स्पीसीज को मिलने वाला, उतनी ही ज्यादा उस स्पीसीज का काउंट बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट तक बढ़ेगा, फिर आप चाहे उस एरिया को कितना ही ज्यादा बढ़ा देना, स्पीसीज का जो काउंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसी बेसिस पे उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया है, इसी बेसिस पे ग्राफ प्लॉट किया। हम लोगों को ग्राफ याद रखना है, ग्राफ की इक्वेशन याद रखनी है, यहाँ पे ग्राफ याद रखना है और ग्राफ की इक्वेशन। चलो देखो, तो ये तो हम लोगों को पता चला इन्होंने किस बेसिस पे ग्राफ प्लॉट किया कि एक रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होगी विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। इनफैक्ट रिलेशन अगर हम देखें स्पीसीज रिचनेस में और एरिया के अंदर, और उन्होंने कौन कौन से लिए हमारे स्पीसीज में, जैसे कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स, बर्ड्स हो गए, बैट्स हो गए, फ्रेश वाटर, टर्न आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपोबोला। जब इन स्पीसीज को लेके उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो एक रेक्टेंगुलर हाइपोबोला उनको मिला, और जब उसी को उन्होंने एक लेगोरिथम स्केल पे ड्रॉ किया तो उनको एक स्ट्रेट लाइन मिला। रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन, जिसको एक इक्वेशन से डिस्क्राइब किया। अब इक्वेशन लिखो जल्दी से, मेरे साथ रिपीट करो सबके सब, log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a। log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a। log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a। हो गया याद। जहां पे s क्या बताता है मेरे को, s बताएगा स्पीसीज रिचनेस, ठीक है। और A4 होगा ऑब्वियसली बात है एरिया, C4 होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन। Z के ऊपर क्वेश्चन आता है, Z इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, एंड यही हमारा स्लोप भी होता है। log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a। s स्पीसीज रिचनेस है, c इंटरसेप्ट है, z रिग्रेशन कोएफिशिएंट, स्लोप है हमारे लाइन का, और a मतलब एरिया। याद हो गया। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट ने दिया था, जर्मन नेचुरलिस्ट और ज्योग्राफी सर थे। उन्होंने क्या दिया, एक स्पीसीज रिचनेस और एरिया के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे एरिया बढ़ाते हैं स्पीसीज रिचनेस बढ़ता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपोबोला हमको मिलता है। ये देखो ग्राफ हम लोगों का, एरिया को इन्होंने लिया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे लिया स्पीसीज रिचनेस। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है देखो यहाँ पे, से ऐसे हमारा स्पीसीज बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक लिमिट के बाद, अब देखो एक लिमिट के बाद कांस्टेंट होता जा रहा है। इसी को इक्वेशन को याद रखना है आप लोगों को, जो रेक्टेंगुलर हाइपोबोला है उसकी इक्वेशन s इज इक्वल्स टू c a टू द पावर z। जो रेक्टेंगुलर हाइपोबोला बना है उसकी इक्वेशन s इज इक्वल्स टू c a टू द पावर z। z क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और जो स्ट्रेट लाइन हमारी बनी थी लोगरिथम स्केल वाली, उसकी इक्वेशन ये है। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपोबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हो गया यहाँ तक, बता बोर तो नहीं हो रहे ना, आई गेस हो नहीं रहे होंगे आप लोग बोर, बट फिर भी एक दो बार इसको प्रैक्टिस करो, ग्राफ को अच्छे से देखो, पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ट्राई करूंगी कि पूरा चैप्टर वन शॉट में हो जाए, लेट्स सी कितना होता है। हो गया, आगे चलते हैं।
अब आता है इसी के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारी z की वैल्यू होगी, इकोलॉजिस्ट ने ये भी बताया कि ये जो z है, स्लोप है हमारा, उसकी रेंज कितनी होगी, 0.1 से लेके 0.2 तक हो सकती है। क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, z की रेंज 0.1 से लेके 0.2 तक हो सकती है, regardless of the taxonomy group or the region where it is, the plants in Britain, birds in California, mollusks in New York State, the slope of the regression line are amazingly similar। मतलब इन्होंने क्या लिया, अब आपको पता है स्पीसीज के और एरिया के बीच में ग्राफ है, अगर हम स्पीसीज कौन कौन सी ले, ब्रिटेन के प्लांट्स ले ले, कैलिफोर्निया की बर्ड्स या न्यूयॉर्क के मॉलस्क, ब्रिटेन के बर्ड्स और कैलिफोर्निया की, सॉरी, ब्रिटेन के प्लांट्स और कैलिफोर्निया की बर्ड्स और न्यूयॉर्क की मॉलस्क, तो हमारा जो स्लोप था ये कांस्टेंट था, मतलब अब तक जो मैंने आपको ग्राफ बताया था वही था, बट इफ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया, मतलब ये तो एक प्रॉपर आपने एक कंट्री ले लिया, लेकिन अगर मैं कंट्री ना लेके पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ले लूं, कॉन्टिनेंट मतलब महासागर बोलते हैं ना हिंदी में इसको, अगर मैंने पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ले लिया ना, तो जेड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, एक स्टीप उसके अंदर देखने के लिए मिला। यू विल फाइंड दैट स्लोप ऑफ द लाइन टू बी मच स्टीपर, बहुत ज्यादा, और जेड की वैल्यू 0.1 0.2 से इंक्रीज होके 0.6 से 1.2 हो गई। एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे कि हम लोगों ने क्या लिया, अब पूरे कॉन्टिनेंट पे कितने फ्रूट ईटिंग बर्ड्स अवेलेबल है, पूरा कॉन्टिनेंट एरिया बहुत सारा है, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स ले लिया उनपे, उनको बोलते हैं फ्रूगीवोरस बर्ड्स, या फिर मैमल्स ले लिए सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के। कॉन्टिनेंट वाले में दो एग्जाम्पल याद रखना है, फ्रूगीवोरस और आपके मैमल्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के। नॉर्मली वाले याद रखना है, ब्रिटेन में प्लांट्स, कैलिफोर्निया की बर्ड्स, न्यूयॉर्क के मॉलस्क, बस। नॉर्मली प्लॉट करेंगे छोटे छोटे एरिया लेके, 0.1 से 0.2 आएगा, ऑब्वियसली बात है एरिया को कॉन्टिनेंट तक लेके जाओगे तो वैल्यू भी कॉन्टिनेंट वाली बढ़ेगी, 0.6 से 1.2 तो ऑब्वियसली बात है जाएगा ही जाएगा। क्लियर यहाँ तक? फिर आता है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के लिए स्पीसीज डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमारे लिए जरूरी है कि मेरे पास इतनी सारी वेराइटीज अवेलेबल हो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको याद रखना है, एक स्टेबल इकोसिस्टम किसको बोलेंगे, या फिर एक स्टेबल कम्युनिटी क्या होगा। Does the number of species in a community really matter to the functioning of the ecosystem? कि अगर मेरा इकोसिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, क्या वहां पे मैटर करेगा कि स्पीसीज का नंबर कितना है या नहीं है, मतलब ज्यादा है या कम है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेट आंसर, मतलब वो प्रॉपर आंसर नहीं दे पाए। फॉर मैनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज, मतलब वो वाली कम्युनिटीज हमारे जिसमें बहुत ज्यादा स्पीसीज हैं वो ज्यादा स्टेबल पाई जाती हैं एज कंपेयर टू द दोज वन जिसके अंदर लेस स्पीसीज। What exactly is the stability for a biological community? अगर मैं किसी बायोलॉजिकल कम्युनिटी में बात करूँ तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे एक स्टेबल कम्युनिटी वो कम्युनिटी होगी जिसके अंदर वेरिएशंस ना देखने के लिए मिले, वेरिएशंस उसकी प्रोडक्टिविटी में, कि अगर वो एक साल में मेरे को 10,000 टन का बायोमास बना के दे रहा है, 10,000 टन, 10,000 टन या कुछ भी वैल्यू ले लो, उस उतना बना के दे रहा है अगर यार, तो ये नहीं कि आज अगर वो मेरे पास वैल्यू 10 है तो नेक्स्ट ईयर 10 से वो 20 या 30-40 हो जाए, या 10 से वो 3 ही रह जाए। वो एक स्टेबल अमाउंट होना चाहिए बायोमास प्रोडक्शन का, बायोमास 10 से 3 भी नहीं होना चाहिए, 10 से 30 भी नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रीसाइलेंट टू ओकेशनल डिस्टर्बेंस। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे बोला गया है, एक स्टेबल कम्युनिटी वो कम्युनिटी होगी जहां पे सबसे कम वेरिएशंस देखने के लिए मिले हम लोग, और इसके लिए टर्म यूज किया है कि वो रेजिस्टेंट होना चाहिए, मतलब अगर कोई बाहर से कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर तो उन चेंजेस को रेजिस्ट कर सके कौन, एक कम्युनिटी, और वो रीसिलियंट होनी चाहिए, रीसाइलेंट इसको बोल सकता है। इसका मतलब होता है कि अगर उसके अंदर चेंजेस हो गए तो अपने आप को रिवर्ट बैक कर पाए, रिवर्ट बैक करने की भी कैपेबिलिटी उसके पास होनी चाहिए। ओकेशनली जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, अब वो नेचुरली, ओकेशनल का मतलब होता है जो कभी कभी होने वाले डिस्टर्बेंसेस होता है, नेचुरली या फिर मैनमेड भी हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो मैं डिस्कशन बता रही हूँ ना, ये मैंने नहीं डिस्कवर किया है, एक साइंटिस्ट है
जिनका नाम है डेविड टिलमेंस। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। डेविड टिलमैन ने देखा कि ज्यादा अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी तो मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। इसी लाइन को लिख लो। कैसे लिखोगे? डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन ने बोला मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी is directly proportional to stability of ecosystem. Stability of ecosystem. अब इन्होंने क्या किया उसको ना मैं आप लोगों को जरा एक ब्लैंक स्लाइड पे पढ़ाने का ट्राई करती हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखना है, देखो यहाँ पे, चलो देखो जरा, टॉपिक लिखो अ स्टेबल इकोसिस्टम। स्टेबल इकोसिस्टम। अब अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले पॉइंट आता है मेरे माइंड में कि इसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। अब आप लोगों को देखो बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए मैं इसको डिटेल में लिखवा रही हूँ। तो पहला क्या लिखना है, अगर आपसे फीचर पूछे कोई स्टेबल इकोसिस्टम या फिर कोई बायोलॉजिकल कम्युनिटी की स्टेबिलिटी आप कैसे बताओगे, तो इट नेवर शो टू मच वेरिएशन, मतलब उसको ज्यादा वेरिएशंस नहीं दिखाने चाहिए, बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होने चाहिए। इसमें प्रोडक्टिविटी में, इन प्रोडक्टिविटी कहां से, फ्रॉम ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में वेरिएशंस नहीं आना चाहिए। या फिर इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट, या तो खुद से रेजिस्ट करे, और अगर रेजिस्ट नहीं कर पा रही है और चेंजेस हो भी गए तो उसको रिवर्ट बैक कर पाए, और रिटेलिएट टू डिस्टर्बेंसेस, टू डिस्टर्बेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नॉट शो चेंजेस, कोई भी एक्स्ट्रा चेंजेस ना दिखाए अगर कोई बाहर से एलियन स्पीसीज आ जाए, बाय द अटैक ऑफ एलियन स्पीसीज, इन्वेजन। ये अलग से टॉपिक भी है, हम उसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसको रेजिस्टेंट होना चाहिए इन्वेजन्स के लिए, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू सच इन्वेजन्स। दिस इज द पॉइंट। फिर आता है हम लोगों के पास कि हमारे जो डेविड साइंटिस्ट थे इन्होंने इस चीज को प्रूव किया। डेविड टिलमैन साइंटिस्ट ने, इनके एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है बच्चों प्लॉट एक्सपेरिमेंट। प्लॉट एक्सपेरिमेंट, अब प्लॉट तो आप लोगों को पता है, कोई भी खाली जगह होती है उसको हम प्लॉट बोलते हैं, तो वही प्लॉट एक्सपेरिमेंट, वो प्लॉट वही वाला प्लॉट है। यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा सा प्लॉट लिया, क्या किया इन्होंने, एक बड़ा सा प्लॉट लिया जिसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज ली विद मोर स्पीसीज, और देखा उन्होंने शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन, वेरिएशंस को स्टडी किया और इनको पता लगा बहुत कम से कम वेरिएशंस उनकी प्रोडक्टिविटी में देखे गए थे, एंड इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी। जब उन्होंने वहां पे डाइवर्सिटी को बढ़ा दिया उसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखो इसको जल्दी से। लेकिन अगर हम इसके बात करें तो इसका एक छोटा सा ना ड्रॉबैक भी है बच्चों। इसका ड्रॉबैक ये है कि इन्होंने ये तो बोला कि देखो डाइवर्सिटी बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन एग्जैक्टली डाइवर्सिटी का प्रोडक्टिविटी में तो रोल है, मान सकता है, लेकिन इकोसिस्टम को स्टेबल बनाने में क्या रोल है, उसमें कुछ कंफ्यूजन थे जिसको क्लियर नहीं कर पाए थे। क्या कंफ्यूजन था कि हमारा मोर द नंबर ऑफ डाइवर्सिटी देन मोर विल बी द स्टेबिलिटी, इस वाले कंसेप्ट को एग्जैक्टली प्रूफ नहीं कर पाए थे। प्रूफ सिर्फ इस चीज को कर पाए थे, ज्यादा डाइवर्सिटी होगी तो वेरिएशंस कम दिखाएंगे, वो मतलब स्टेबल कम्युनिटी के अंदर वेरिएशंस नहीं होंगे। अब डाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, इसको बता दिया था बस उन्होंने। देखो इसको फिर आगे एक और इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ।
इतना हम लोगों का क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है। एनसीईआरटी वहां पे हमने पूरा पढ़ लिया था ना। हाँ, टिल व्हेन फाउंड दैट प्लॉट विद मोर स्पीसीज शो लेस ईयर टू ईयर, वही मैंने आप लोगों को पूरा यहाँ पे लिखवा दिया, बाकी कुछ नहीं छोड़ा हम लोगों ने। इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, पढ़ ही लेता है। ऑल्सो वी मे नॉट अंडरस्टैंड कंप्लीटली हाउ स्पीसीज रिचनेस कॉन्ट्रीब्यूट, देखो अभी लाइन मैंने बताया वही लिखा हुआ है इन्होंने। वी नो इनफ टू रियलाइज दैट रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ, मतलब जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी हम श्योर नहीं है इस चीज को लेके कि वो इकोसिस्टम की हेल्थ को डिफाइन करेगी, बट imperative for the very survival of the human race on this planet at a time when we are losing species at an alarming मतलब बहुत dangerous वाले rate से। One might ask, does it really matter to us if a few species become extinct? Would Western Ghat ecosystem be less functional if one of its tree frog species is lost forever? How is the quality is made instead of बकवासी? नहीं पढ़ना हम लोगों को, आगे चलता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब इसको याद क्या रखना है, देखो लिखवा देती हूँ। इसको हम बोलते हैं आपका राइविट पॉपर हाइपोथेसिस। अभी क्या है, बहुत नॉर्मल सी लैंग्वेज में आप लोगों को समझना है। राइविट पॉपर हाइपोथेसिस, राइविट का मतलब होता है नट बोल्ट, नट होता है ना जैसे किसी भी चीज को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है, तो को पता ही होगा नट। और पॉपर का मतलब होता है ओपनिंग। अभी सपोज करो आपके पास क्या है, आपके पास कोई टॉय है, कोई छोटा बच्चा ले ले, छोटे बच्चे के हाथ में आप स्क्रू ड्राइवर दे दो, तो उस टॉय के अंदर से क्या करेगा, सारे नट खोल दे, अगर सारे नट खोल दे तो उसका टॉय टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा। ऐसे इन्होंने किया। अब इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, सपोज मेरे पास कोई एरोप्लेन है। अब उस एरोप्लेन के वो क्या कर रहा है ना, धीरे धीरे करके एक नट खोलते जा रहे हैं, और उस चीज को चेक कर रहा है कि कैसे ये हमारे एरोप्लेन को, कब एरोप्लेन क्रैश कर सकता है, मतलब कौन सी वो कंडीशन होगी जब एरोप्लेन के क्रैश करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कौन सा मैं नट खोलूं। तो उन्होंने क्या किया, नीचे से स्टार्ट किया, मतलब कहीं से भी रीजन से स्टार्ट किया, खोलते चले गए खोलते चले गए, उन्होंने देखा कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं बढ़ रहा है। फिर वो कहाँ पे पहुंच गए, हमारा एरोप्लेन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अच्छा मेरे को बताओ कौन सा होता है एरोप्लेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके ऊपर छोटा सा भी इफेक्ट पड़ेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा एरोप्लेन क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बताओ, सोचो, एरोप्लेन के अंदर कौन सा पार्ट है जो रुक जाए अगर अचानक से, उसके विंग्स, हो सकता है ना। तो अभी क्या देखो, उसके विंग्स ही उठा लो। उन्होंने क्या किया, पहले खोल रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, कुछ फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने जाके सीधे हमारे उसके विंग्स के नट खोल दिए। अब विंग्स के नट खोलते ही हमारा एरोप्लेन हो गया क्रैश। तो इसका मतलब जो एरोप्लेन की वो विंग्स वाले नट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उनके ऊपर अटैक किया ना तो एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा। अब आओ एक फील्ड में, मतलब एक एरिया के अंदर आ जाओ, उस एरिया के अंदर बहुत सारी स्पीसीज है मेरे पास, फ्रॉग है, रेड है, और गोट है, कैमल्स है, बहुत सारी है। अगर मैंने क्या किया, उस पे उन सारी में से, जैसे कि फैमिली का एग्जांपल दे दूं, चलो हमारी फैमिली में सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल कौन होता है, या तो हमारे ग्रैंडफादर होता है या फिर हमारे फादर होता है, ग्रैंडफादर या फादर तो होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर घर में हमारे ग्रैंडफादर या फादर इन दो में से कोई परेशान हो, मतलब बिजनेस में कुछ लेके या किसी भी प्रॉब्लम कुछ चल रही हो, वो स्ट्रेस हो, तो अचानक से पूरी फैमिली सैड हो जाती है, नहीं हो जाती है। या फिर जिसके घर में कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो रिलेट कर सकता है इस चीज को, कि अगर एक छोटे बच्चे को, अभी विंटर्स चल रहे हैं ना, विंटर्स में बच्चों को ना कोल्ड वगैरह फीवर्स ये सब चीजें होती रहती है, तो अगर एक बच्चा घर पे बीमार हो जाए तो घर वाले कितने सैड हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं। तो हमारे जो घर की छोटे छोटे बच्चे हैं या बहुत बड़े लोग या हमारे पापा वगैरह, वो क्या है, हमारे घर की स्टोन स्पीसीज है। उनके ऊपर कुछ अटैक हुआ किसी चीज का, तो उनकी अटैक की वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों की अभी बायो चल रही है, मेरी वजह से मेरे ऊपर कुछ अटैक हुआ, मतलब मुझे कुछ हो गया, तो आप सभी लोग अफेक्ट होंगे या नहीं होंगे। एज कम्पेयर टू अगर मेरी क्लास में से कोई स्टूडेंट है, जैसे कि हमारी क्लास में शिवांश है, शिवांश अगर एक दिन क्लास में नहीं आएगा तो क्लास में ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लेकिन अगर क्लास में सारे ही बच्चे नहीं आएंगे तो क्लास में डिस्टर्बेंस हो सकता है। या फिर अगर मैं ही ना आऊँ तो आपकी क्लास की मैं क्या हो गई, की स्टोन, अगर मुझ पे अटैक होगा तो पूरा इकोसिस्टम, पूरा हमारा बायोस्फीयर डिस्टर्ब हो जाए। आया कुछ पॉइंट समझ में जो मैं समझाने की, तो इसका मतलब हमारी क्लास की बैकबोन कौन है, आपके शिवानी मैम। हमारे घर के बैकबोन कौन है, हमारे घर के फादर या फिर छोटे बच्चे, वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, करते नहीं। ऐसी ही हमारी
इकोसिस्टम की वो स्पीसीज, जिस स्पीसीज को अगर मैंने कुछ हार्म किया, अगर वो एक्सटिंक्ट हो गई, उसकी वजह से मेरा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, उस स्पीसीज को बोलेंगे कीस्टोन स्पीसीज। एग्जाम्पल हमारे एरोप्लेन के विंग्स। है समझ में? आई होप आया होगा समझ में। इसी पॉइंट को लिख लो अभी जल्दी से। अब हाँ, अब मैंने क्या कंपैरिजन, मतलब इन्होंने किया था कंपैरिजन एरोप्लेन वाला, ये बाकी वाला तो सब मैंने आप लोगों को बताया, एरोप्लेन वाला इन्होंने किया था। तो इन्होंने क्या किया बच्चा, एरोप्लेन को पकड़ा और उसको समझ लिया एक इकोसिस्टम, एक एक करके उसके नट खोलने शुरू कर दिए, मतलब इकोसिस्टम के अंदर से एक एक स्पीसीज को गायब करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या लिया, राइवेट। राइवेट का मतलब होता है स्पीसीज, एक एक नट खोला मतलब स्पीसीज को गायब किया। और अब कौन सी स्पीसीज के गायब करने से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, राइवेट। कौन से वाले राइवेट, ऑन विंग्स, विंग्स के ऊपर जो राइवेट है वो, उन्हीं को हम बोलेंगे कीस्टोन स्पीसीज। जैसे आपकी की, हमारी बायो क्लास की कीस्टोन स्पीसीज कौन है, मैं हूँ, या फिर वो बच्चे मेरी क्लास के जो मेरी क्लास को एंटरटेनिंग बनाते हैं, है ना। होता है क्लास में, सपोज हमारी क्लास में 50 बच्चे आते हैं, 45 या 35 के अराउंड आते हैं, तो बच्चे कितने बोलते हैं, सिर्फ या चार। अगर वो 4-5 ही बच्चे नहीं आएंगे तो सीरियसली पढ़ाने का मन नहीं करेगा टीचर का। चाहे आप टीचर से पूछ भी लेना, टीचर क्लास में कब पढ़ाता है बहुत अच्छे से, एंड मेहनत वो एक्स्ट्रा कब करता है, जब स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स आता है। अभी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, इतने दिनों से मैं क्यों नहीं बना रही थी, बिकॉज मेरे को कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था। क्लास में डिस्कशंस करते हैं हम लोग, तो बच्चों को लगा इकोसिस्टम, मुझे लगा कि यार बच्चों को इकोसिस्टम पढ़ने की नीड है, इसलिए स्टार्ट करें, तो मोटिवेशन है। तो ऐसे ही अगर कुछ मोटिवेशन मिलता है तभी तो हम कोई चीज करते हैं, नहीं करते हैं। मेरा मोटिवेशन आप हो, आपका मोटिवेशन मैं हूँ। तो ऐसे ही अगर हमारा मोटिवेशन डगमगाएगा, डिस्टर्ब होगा, तो ऑब्वियसली इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, पढ़ाई के ऊपर हमारी इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ऐसे ही हमारा राइवेट है, विंग्स, अगर हमारी कीस्टोन स्पीसीज डिस्टर्ब होगी तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने वाला है, ये याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं कीस्टोन स्पीसीज एग्जाम्पल, अब ये वहां पे शिवानी मैम नाम मत लिख के आना, कीस्टोन स्पीसीज होंगी हमारी, जैसे लायन हो गया, ठीक है, टाइगर हो गया, या फिर फिग प्लांट, ये हो गया, ये हमारी कीस्टोन स्पीसीज होंगी किसी भी इकोसिस्टम की। इनके ऊपर कुछ भी इफेक्ट आएगा तो बेचारे हमारी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कीस्टोन स्पीसीज को ही हम क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ इकोसिस्टम। कीस्टोन स्पीसीज को हम बोलते हैं बच्चा बैकबोन ऑफ इकोसिस्टम। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमेशा कीस्टोन, जैसे कि हमारे घर में पापा या फिर हमारे ग्रैंडफादर, यही तो हमारी कीस्टोन, तो हमेशा नंबर उनका क्या होगा, कम होगा, होगा या नहीं होगा। तो हमेशा कीस्टोन स्पीसीज लेस इन नंबर होगी, जैसे कि आपको पता है लायन और टाइगर इतने ज्यादा नहीं होते हम लोगों के पास, दीज आर द लेस इन नंबर। और ये हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, जैसे आप लोगों की पढ़ाई में मैं बैलेंस मेंटेन करके रखती हूँ, कोई भी चैप्टर बड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे, डीबीपी सॉल्व करेंगे, तो बैलेंस बना के रखते हैं ताकि आप लोग पढ़ाई से भटको नहीं, इधर उधर मत भटक जाओ कि कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो। बैलेंस बनाना जरूरी होता है, तो वही बैलेंस हम लोग बना रहे हैं। अब इसको पढ़ लेना, पैराग्राफ को समझ में आ जाएगा सबका सब। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आता है हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रहा है, एंड बायोडाइवर्सिटी को कैसे मैं कंजर्व कर सकती हूँ, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी में कितना लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो उसको कंजर्व कैसे करेंगे, देन चैप्टर फिनिश। बट अभी ये नहीं पता आज ही चैप्टर फिनिश हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट आई एम ट्राइंग कि चैप्टर फिनिश कर दूं जल्दी से जल्दी। बट इसके अलावा मेरी ये भी यहाँ पे एक ट्राई कर रही हूँ मैं कि बच्चे आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ में आ जाए, आपका कोई भी डाउट ना रहे इस चैप्टर में से। फिर मैं आप लोगों को डीपीपी दूंगी, इसी के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से डीपीपी सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे बता देना आप लोग, सिंपल यही तो करते हैं हम लोग हमेशा। बातें कम, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब आपको पता है बायोडाइवर्सिटी लॉस के बहुत सारे रीजंस मेरे पास हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इकोसिस्टम हैबिटेट उसका लॉस कर दे, है ना, वहां पे कोई नई स्पीसीज लाके चिपका दे, या फिर लैंड वाले एरिया का ज्यादा एक्सप्लोर, किसी स्पीसीज का ज्यादा एक्सप्लोइटेशन करने लग जाए, किसी एक एनिमल को ज्यादा खाने लग जाए। ऐसे ऐसे रीजंस हो सकते हैं, नहीं हो सकता, वही रीजंस होंगे जो बायोडाइवर्सिटी लॉस कराएगा। देखो, अब यहाँ पे भी बच्चों कुछ डेटा याद रखना है, डेटा कैसे याद रखना है, लिख लो डायरेक्टली।
IUCN सबको पता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर आपको पता ही है क्या है ना, कंजर्वेशन फॉर नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN कब हुआ था? 2004 में स्टार्ट हुआ था। इन्होंने बोला, क्या बोला अपनी रेड डेटा बुक में, कि बच्चे लोग हमारे पास अब तक 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, मतलब इतनी सारी स्पीसीज गायब हो चुकी है हमारे पास से। और इन स्पीसीज में से मतलब लास्ट 500 ईयर्स में, लास्ट तो भी लिख लो 500 ईयर में मैंने इतनी सारी स्पीसीज को खो दिया है। अब इन स्पीसीज में क्या क्या प्रेजेंट था? 784 स्पीसीज में मेरे पास 338 स्पीसीज थी किसकी? वर्टिब्रेट्स की, और 359 इन 358 लिख दिया, 359 थी इन वर्टिब्रेट्स की, और 87 थे प्लांट्स। देखना जरा ये लिखा हुआ है क्या? ये 784 स्पीसीज, 338 वर्टिब्रेट, 359 हाँ इनवर्टिब्रेट, और 87 प्लांट्स। कब हमने इनको खोया? लास्ट 500 साल में हमने इनको खो दिया है। सम कुछ ऐसी स्पीसीज है जिनको मैंने अभी रिसेंटली खोया है, जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ा था मैंने, डोडो। कहाँ से मैंने इसको खोया है? मोराइटस जगह का नाम है, वहां से। क्वागा अफ्रीका से मैंने इसको लोस्ट किया है। थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया से। स्टीलर सी काओ, स्टीलर सी काओ को पता है क्यों लोस्ट किया गया? बिकॉज इसका जो मीट होता है ना वो बहुत स्वीट होता है, खाने में मीठा मीठा होता है, तो लोगों को अच्छा लगा, तो लोग मजे से खाते रहे इसको। अब खाते रहे, उन्होंने ये तो नहीं देखा, कोई रिप्रोडक्शन करने का टाइम नहीं दिया, उनके उस चीज को ये नहीं ध्यान रखा कि एक्सटिंक्ट भी हो जाएगा, तो बेचारी एक्सटिंक्ट हो गई हमारी। स्टीलर सी काउ रशिया से एक्सटिंक्ट हुई थी सबसे ज्यादा। एंड 3 सब स्पीसीज टाइगर की एक्सटिंक्ट हुई है, 3 सब स्पीसीज, बाली, जवन एंड कैस्पियन। लास्ट 500 साल में 784 स्पीसीज हम एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, उसमें काउंट देख लिया, और रिसेंटली कौन कौन सी एक्सटिंक्ट की वो भी। और लास्ट 20 इयर्स में अगर मैं बात करूं बच्चों, 500 साल में इतनी खोई है, लास्ट 20 इयर्स में 27 स्पीसीज हमने खो दिया है लास्ट 20 ईयर में। देखो 500 में ईयर्स में 784 और 20 ईयर्स में 27, मतलब हर साल एक स्पीसीज खो रहे हैं, याद रखना है। केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड शो दैट एक्सटिंक्शन अक्रॉस टेक्स आर नॉट रैंडम नहीं है। सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियंस appear to be more vulnerable, मतलब सबसे ज्यादा जो चांसेस होता है एम्फीबियंस के एक्सटिंक्ट होने के हुए। Added to the grim scenario of extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction, मतलब इतनी तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और 15,500 लिख लो उसको भी, 15,500 हमारे पास वो स्पीसीज है जिनको हम लोगों को डर है कि हम इनको भी खो सकते हैं। 15,500 है अंडर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। इन 15,500 में काउंट देखो, 12% तो बर्ड के चांसेस है कि एक्सटिंक्ट हो जाए। एक क्वेश्चन आ जाता है यहां से बच्चों, इसलिए इसको लिखवा रही हूँ। 12% birds, 23% mammals and 32% amphibians और 31% जिम्नो। सबसे ज्यादा चांसेस अब किसके हैं? सबसे ज्यादा स्पीसीज किसकी लॉस्ट होगी? एम्फीबियंस की, 32%। क्वेश्चन आया डायरेक्टली, एम्फीबियन लिखो है ना। सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियंस appear to be more vulnerable to extinction। सिंपल हो गया यहाँ तक याद हम लोगों को। अब चलते हैं हम थोड़े सी सीरियस टॉक्स पे। अभी सीरियस टॉक में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखना ध्यान से समझना। फ्रॉम अ स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, हम लोगों ने क्या किया, अर्थ की हिस्ट्री को पढ़ा फॉसिल्स रिकॉर्ड्स के थ्रू, और हम लोगों को ये पता चला वी आर करंटली विटनेसेस, चीज का प्रूफ मिला इवन बिफोर ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द सीन, कि ह्यूमंस के अर्थ पे आने से पहले भी बहुत सारी चीजें जो एक्सटिंक्ट हो चुकी ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड। 3 बिलियन ईयर्स से भी पहले वाला टाइम की अगर हम बात करें, बिकॉज हम लोगों को पता है 3 बिलियन और अप्रोक्स 2 बिलियन के बाद तो हमारा लाइफ ही आनी स्टार्ट हुई है। सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर वर 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन, मतलब हम लोगों के अर्थ पे आने से पहले
5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। 5 मास एक्सटिंक्शन का मतलब 5 बार बहुत लार्ज अमाउंट में स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके, लार्ज अमाउंट में स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और अब जिस एपिसोड्स में हम चल रहे हैं, ये ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है, एग्जैक्टली अगर हम बोले तो ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि बहुत जल्दी 6th एक्सटिंक्शन हम करा देंगे। 5 एक्सटिंक्शन कब हो चुके हैं, हमारे अर्थ पे आने से पहले। और जब से हम अर्थ पे आए हैं, हम लोग इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं चीजों को कि हम 6th एक्सटिंक्शन भी करा देंगे। याद रखना है, ये हमारे आने से पहले 5 हो चुके हैं, हम 6 वाले करने की तैयारी में। नेक्स्ट देखो, द डिफरेंस इज इन द रेट द करंट स्पीसीज। अब डिफरेंस क्या है उन 5 में और 6 में, डिफरेंसेस के रेट में। द करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट आर एस्टिमेटेड टू बी 100 से thousands time faster than in the pre-human time, and our activities are responsible for the faster rate. Ecologists found that if the present trend continue, nearly half of all the species on earth might be wiped out within the next 100 years. अब क्या समझ में आया, हमारे धरती पे आने से पहले 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके, हम 6th वाला करने लग रहे हैं। अगर 6th वाला हुआ तो उन 5 जो हुए थे ना, उनका 1000 टाइम हायर होगा, 1000 टाइम फास्टर रेट होगा इस 6th एक्सटिंक्शन का। और आने वाले 100 सालों में हमारे पास अभी जितनी स्पीसीज है ना, इनकी हाफ हम लोग खो देंगे। मतलब हमारी जितने भी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है ना, हम लोगों का भी डॉग है ना गलियों में ऐसे घूमते हुए दिखाई देता है, आने वाले टाइम में नहीं देखने के लिए मिलेंगे। बर्ड्स वगैरह जैसे पिकॉक्स वगैरह हो गए, लायन पहले जंगलों में ऐसे ही घूमते रहते थे। आप अपने ग्रैंडफादर से, ग्रैंड मदर होंगे जो बड़े बड़े होंगे, उनसे पूछना, लायन वगैरह ऐसे नॉर्मली मिलते थे, लेकिन अब नहीं मिलते। अब तो हम लोगों को जू में जाना पड़ता है, जूलॉजिकल पार्क्स में जाना पड़ता है इन सब चीजों को देखने के लिए। पहले नहीं होता था, क्योंकि अब एक्सटिंक्ट होने, अब जैसे जैसे और टाइम बढ़ता जाएगा तो बहुत सारी चीजें एक्सटिंक्ट होती चली जाएंगी। तो सिंपल है, याद रखना है 6th मास एक्सटिंक्शन हम लोग करा रहे हैं, और नेक्स्ट 100 ईयर्स में हम लोग हाफ ऑफ द स्पीसीज जो है अर्थ की वो एक्सटिंक्ट करा देंगे। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन देखो डायरेक्टली लिखा हुआ है, प्री ह्यूमन टाइम, जब ह्यूमंस नहीं थे तब होते 5, लेकिन अब ह्यूमंस तो और ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमारी एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट, हमारी ही एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है कि हमने इसका रेट बढ़ा दिया है। क्लियर, दिस इज डन। अब आता है कि आखिरकार इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो क्यों रही है। हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे, अभी हमारे बच्चे बोलेंगे कि मैम हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो वेस्ट मटेरियल भी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते है ना, और ज्यादा प्लास्टिक बैग्स वगैरह का भी यूज नहीं करते हैं, ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं करते हैं। फिर भी आप लोग नहीं कर रहे, बट बहुत सारे लोग तो कर रहे हैं ना। बायोडाइवर्सिटी लॉस के 4 मेजर रीजन है, जिसको हम बोलते हैं एविल क्वार्टेट। इंपॉर्टेंट, एविल का मतलब होता है खतरनाक, डरावना, क्वार्टेट का मतलब होता है 4, कि मेरे पास 4 ऐसे मेजर रीजंस हैं जो मेरी बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर रहे हैं। मतलब आप ही की एक्टिविटीज अभी मैं बताऊंगी यहाँ पे कि किन एक्टिविटीज की वजह से हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। एविल क्वार्टेट, एविल मतलब डेंजरस, क्वार्टेट मतलब 4। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से होगा क्या, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो प्लांट की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। प्लांट प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, लोअर रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल पर्ट्यूबेशन, जैसे कि ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, ये सब होते हैं, तो हमारा कोई भी इसका रेजिस्टेंट नहीं बचेगा। कोई हम लोगों को बचाने, हम लोगों को कौन बचाता है ड्रॉट से, फ्लड से, हमारे प्लांट्स वगैरह ही तो बचाता है ना, इन्वायरमेंटल चीजें ही तो बचाती है हम लोगों को इनसे। जैसे कि हमारी अर्थ पे आज ऑक्सीजन अवेलेबल है किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की वजह से अवेलेबल है। ये अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो बैक्टीरियाज, कौन से वाले, एरोबिक वाले बैक्टीरियाज, एरोबिक बैक्टीरियाज रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीजन आज अर्थ पे, ऑक्सीजन ना होती हम लोग भी ना होते। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंक्रीज variability in certain ecosystem process such as plant प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट, डिसीज साइकिल, इन सब की वेरिएशन, मतलब प्लांट की प्रोडक्टिविटी, अभी हम जो स्टेबल वाली बात कर रहे थे वो वेरी करने लग जाएगी, वाटर यूज वेरी करने लग जाएगा। कोई प्लांट कम वाटर यूज करता तो ज्यादा यूज करने लग जाएगा, किसी प्लांट पे कम पेस्ट लगते थे उसके ऊपर ज्यादा पेस्ट लगने लग जाएंगे, डिसीज की साइकिल 2 दिन की या 4 दिन की पीरियड होता था वो बढ़ जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगी अगर हम बायोडाइवर्सिटी में लॉस करें। क्लियर, सबसे पहला लॉस आता है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना है, मेरे पास एक बड़ा सा लैंड एरिया है,
ठीक है। उस लैंड एरिया में मेरे पास बहुत सारी स्पीसीज रहती है। अब मैंने क्या किया, उस लैंड एरिया में जाके उसके किसी सेंटर वाले पार्ट में या कहीं पे भी उठा के कोई फैक्ट्री लगा दिया। अब आपको पता है जितनी भी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल जो एरियाज होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज क्या होता है ना, आपके सिटीज वगैरह से दूर लगाए जाते हैं, बिकॉज सिटीज में पॉल्यूशन ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए उनको फॉरेस्ट में या फिर जहाँ पे ऐसा ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना रहते हो, मतलब जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी सबसे ज्यादा कम हो, ह्यूमंस कम रहते हो, ऐसे एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाता है नहीं। अब उसके लिए लैंड भी चाहिएगा, फॉरेस्ट में जाके लगाएंगे तो कहीं पे भी उठा के उन्होंने इंडस्ट्री अपनी चिपका दी। अब उस इंडस्ट्री की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे हो सकता है बहुत सारे एनिमल उस लैंड पे रहते हो। अब बेचारे उनके घर में जाके हम लोगों ने तो इंडस्ट्री लगा दिया, वो क्या आ जाएंगे, अब अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पे जाने की कोशिश करेंगे। अब जो कंडीशंस, मतलब वो उसी कंडीशन के लिए, उसी हैबिटेट के लिए अडेप्ट हो चुके थे। अब मैंने क्या किया, उनका हैबिटेट चेंज कर दिया, वो बेचारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। उनको हो सकता है दूसरे एरिया में जाके वो कंडीशंस ना मिले, वो फूड ना मिले, वो फूड चेन उनकी चेंज हो जाए, ये हो सकता है। या फिर मैंने क्या कर दिया, कि इंडस्ट्रियल एरिया लगा दिया, मेरी कुछ स्पीसीज के कुछ मेंबर्स एक साइड रह गए, इसके कुछ मेंबर्स दूसरी साइड, वो दोनों आपस में मिल नहीं पाए तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाया, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाया तो वहीं पे एक्सटिंक्ट हो गए। नए ऑर्गेनिजम्स बने नहीं, पुराने ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन पूरा होकर उनकी डेथ हो गई। हो सकता है, नहीं हो सकता है केस, ये देखना है। अब देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, पहला क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन का रीजन कौन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है हमारा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। इसी की वजह से सबसे ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कहाँ से है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से हम लोगों को देखने के लिए मिला है। वंस कवरिंग मोर देन 40% ऑफ द अर्थ लैंड स्फेयर। पहले क्या था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 14 पूरे लैंड का 14% कवर कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है, बहुत सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, फैक्ट्री लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, 14% से डिक्रीज होके अब हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 6% रह गया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और हम लोगों को पता है ट्रॉपिकल वाला रीजन वो रीजन होता है जिसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब फास्टर रेट से डिस्ट्रॉय, इससे अच्छा होता हम किसी टेम्परेट रीजन में लगा के, क्योंकि वहां पे तो स्पीसीज कम, या पोलर रीजन में लगा के करते, तब एक्सटिंक्शन कम हो सकता था। By the time you finish reading this chapter, 1,000 more hectares of rainforest would have been। जैसे जैसे हम चैप्टर को पढ़ेंगे ना, हम लोगों को पता चलेगा हम लोगों ने 1,000 से ज्यादा हेक्टेयर का लैंड है ना उड़ा चुके हैं हम लोग। अब सबसे पहले सबसे ज्यादा अच्छा साइट कौन है, अमेजोन। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट का मानते थे लंग ऑफ द प्लेनेट। इसके अंदर मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं जिनको हम आज क्या कर चुके हैं, कट। अब क्या किया जाता है, देखो वहां पे अमेजोन के अंदर बहुत सारी वेराइटीज देखने के लिए मिलते हैं। हम क्या करते हैं ना, उन वेराइटीज में से बहुत सारे प्लांट्स को कट करके वो प्लांट्स ग्रो कराते हैं जो हमारे यूज के लिए, एग्जाम्पल सोयाबीन। या फिर हम उनके कुछ ट्रीज वाले एरिया को कट करके वहां पे ग्रासेस लगा रहे हैं, ताकि जो मेरे ग्रेजिंग एनिमल्स है वो ग्रेजिंग कर पाए, उस ग्रास को खा पाए। अब हम लोगों ने प्लांट्स को कट किया, हो सकता है वो प्लांट किसी दूसरे प्लांट से रिलेट कर रहा हो या कुछ ना कुछ उसका रोल हो। सोयाबीन हमने अपने नॉर्मल यूज के लिए उसको ग्रो कराना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई थी। किसकी वजह से, सोयाबीन याद रखना है, और ग्रासलैंड में हमने उसको कन्वर्ट करने का ट्राई किया, ये याद रखना है। Beside total loss, the degradation of many habitats by pollution also threat the survival of many species। हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन करा दिया हैबिटेट का, पॉल्यूशन की वजह से कराया। लार्ज हैबिटेट्स को हम लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से मैमल्स, बर्ड्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज and certain animals with migratory habitats are badly affected, leading to population decline। मतलब वही, अगर मैंने क्या किया, एक हैबिटेट में जाके वहां पे कोई फैक्ट्री लगा दिया, तो हमारे जो एनिमल्स हैं वहां के वो माइग्रेशन नहीं कर पाएंगे। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनका माइग्रेशन बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। सिंपल। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन में क्या करता है, उनके हैबिटेट, क्योंकि रहने वाले घर को या तो पूरा खो देता है, छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइड कर देता है। छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं तो एनिमल्स इंट्रैक्ट नहीं कर पाते तो उनका ऊपर इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। सिंपल।
फिर नेक्स्ट आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है हम किसी भी स्पीसीज को बहुत ज्यादा अगर यूज करने लग जाते हैं तो बेचारी स्पीसीज मरी जाती है। एग्जाम्पल जो अभी बताया था स्टीलर सी काउ, बिकॉज इसका जो मीट होता था वो बहुत ज्यादा स्वीट होता था खाने में। और हमारे पैसेंजर पीजन वो ना कबूतर जा जा वाला, उसको लेटर्स भेजने के लिए पीजन्स का यूज करते थे। अभी क्यों नहीं मिलते? अभी क्यों मोबाइल फोन बनाने की जरूरत पड़ी हम लोगों को मैसेजेस करने के लिए? क्योंकि अब हमारे पास मैसेंजर पिजन नहीं, अगर ये ना होते तो मोबाइल्स की डिस्कवरी थोड़ी ना हो पाती। यही हुआ। तो पैसेंजर पिजन और स्टीलर सी का हम लोग इतना ज्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे, मतलब हम लोग हमारे टाइम में तो नहीं थे, पहले टाइम में थे ये। तो जिसकी वजह से पूरा एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी का बहुत ज्यादा यूज करना, किसी चीज को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में यूज। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है। या फिर बहुत सारी मैराइन फिशेस पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेशन, बहुत ज्यादा किया, एंडेजरिंग द कंटिन्यू, सब याद रख लेना। ठीक है, फिर आता है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि मेरे इकोसिस्टम में बाहर से कोई स्पीशीज आके आ रही है और बाहर से स्पीशीज आके वहीं पे डेरा डाल के बैठ गई। अब जो हमारी पहले से एग्जिस्टिंग स्पीशीज थी उनको हार्म करने लग गई, अब वो बेचारी डेथ होने लग गई उनकी, इसकी वजह से मेरी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। एलियन स्पीशीज किसी बाहर से स्पीशीज का मेरे इकोसिस्टम में आके रहना। ठीक है, ये वो पॉइंट है। अब कौन सी एलियन स्पीशीज होगी वो वहां पे क्वेश्चन आएगा। देखो, एलियन स्पीशीज का इंट्रोड्यूस हो जाना अनइंटेंशनली या डेलिबरेटली फॉर वॉट एवर, कुछ भी पर्पज उसका हो सकता है। कौन? पहला एग्जाम्पल याद रखोगे, नील पर्च को, नील पर्च एक एलियन स्पीशीज है, मतलब बाहर से स्पीशीज में लेके आया नील पर्च, और कहाँ पे मैंने उसको रख दिया? लेक विक्टोरिया के अंदर रख दिया, लेक विक्टोरिया के अंदर छोड़ दिया। कहाँ पे है? ईस्ट अफ्रीका के अंदर लेक विक्टोरिया है। और उसने क्या किया? उसने मेरी किक्लिड फिश को डिक्लाइन करा दिया, किक्लिड फिश की 200 से ज्यादा स्पीसीज को एक्सटिंक्ट करा दिया। किसने? नील पर्च ने। तो नील पर्च मेरी कौन सी? एलियन स्पीसीज हो गई, और किक्लिड बर्ड एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीसीज हो गई। नील पर्च एलियन स्पीसीज, किक्लिड फिश एक्सटिंक्ट स्पीसीज। You must be familiar with the environmental damage caused and threat posed to our netting species। ये सब जैसे कि कैरेट ग्रास पार्थीनियम, हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा था। और ये वीट के साथ आया था यूएस से, कितना ज्यादा इसने हे फीवर और पोल्यूशन एलर्जी कराया था। या फिर लैंटेना, इस सब एलियन स्पीसीज है। वाटर हाइसिंथ टेरर ऑफ बंगाल इसने कराया, ऑफसेट के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। या फिर रिसेंटली जो एलियन स्पीसीज आई है वो है आपकी अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियसिस गैरीपाइनस, क्लैरियस गैरीपाइनस फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, एक्वाकल्चर पर्पस के लिए हम इसको लेके आए। किसके लिए थ्रेटनिंग बन गई? इंडिजिनस कैटफिश के लिए थ्रेटनिंग बन गई। दिस इज द एलियन स्पीसीज। बस इसको याद रख लेना, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है दो स्पीसीज है, दोनों हमेशा साथ रहने का ट्राई कर रही है, बोली इवोल्यूशन करेंगे साथ में, करेंगे जिएंगे मरेंगे साथ में, जिए मरेंगे। एक को मैंने डेथ करा दी, एक की डेथ हो गई तो दूसरी वाली इसके ऊपर डिपेंडेंट थी, अब इसकी भी डेथ हो गई, साथ में एक्सटिंक्ट हो गई। व्हेन अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, जब कोई भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाता है, प्लांट एंड एनिमल एसोसिएटेड विद इट इन ऑब्लिगेटरी वे आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। जितने भी एग्जांपल्स हम लोगों को यहाँ पे वो म्यूचुअलिज्म वाले देखने के लिए मिलता है ना, एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली डिपेंडेंट होता है, दोनों को फायदा हो रहा होता है, वो सारे एग्जाम्पल उठा के रख देना यहाँ पे। जैसे कि एग्जाम्पल माइकोराइजा वाला, एक फंगस है और एक हमारा प्लांट ले लेना, वो वाला यहाँ पे। या फिर एक फिग वाला एग्जाम्पल ले लेना, वो सब एग्जाम्पल। प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, प्लांट भी डेथ होगी और उसके ऊपर डिपेंडेंट कौन हमारा जो पॉलिनेशन करा रहा था उसकी डेथ हो गई, तो तब भी ये सारे केसेस हम लोगों को एक्सटिंक्शन में देखने के लिए मिलेंगे। तो 4 रीजन हम लोगों को क्लियर हुए कि हम क्यों बायोडाइवर्सिटी को लॉस करा रहे हैं। अब हम लोगों ने इतना सारा लॉस करा दिया, अभी जरा कंजर्वेशन भी पढ़ लेते हैं हम लोग कि कैसे हम कंजर्व कराएंगे। तो अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों कि मैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कराऊंगी। पहला क्वेश्चन, मैं क्यों कंजर्व कराऊं, मैं आप लोगों को क्यों पढ़ा रही हूँ यहाँ पे? पहला रीजन दो, अब सब का कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट देखता है। अगर मेरे को बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है तो मैं क्या करूंगी? 3 लेवल्स पे सोचूंगी। सबसे पहला लेवल होगा, मैं अपने पर्सनल लेवल पे सोचूंगी कि अगर मेरे सामने कोई प्लांट है, मैं क्या करती हूँ ना, जब मेरे को बहुत मन नहीं करता है कुछ भी करने का तो मैं वहां पे पार्क में जाके बैठ जाती हूँ, प्लांट के नीचे फ्रेश फ्रेश एयर मिलता है, अच्छा लगता है। अभी कोई आके उस प्लांट को कट करने की कोशिश करे तो मैं नहीं कट करने दूंगी, बिकॉज मैं पर्सनल रीजन है वहाँ पे। ठीक है, अभी सपोज करो
मेरे आसपास बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं और जहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स आते हैं, पैरट्स आते हैं, तो उनके लिए अगर मैं ब्रॉड होके सोचूं कि यार अगर ये एनिमल, सबने क्या किया, बहुत सारे कुछ लोग आए उन ट्रीज को कट करने की ट्राई कर रहे हैं, अब वो ट्रीज कट हो जाएंगे तो बेचारे जो वहाँ पे बर्ड्स पैरट्स इतने सारे आके वहाँ पे बैठते हैं, उनके नेस्ट है वहाँ पे, वो सब डैमेज हो जाएंगे। ये मेरा ब्रॉड लेवल है, मतलब मेरा पर्सनल रीजन नहीं है, मैं बाकी लोगों के लिए सोच रही हूँ। एक आएगा मेरा एथिकल इशू। एथिकल इशू, मेरे सामने कुछ गलत काम हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी को कोई लॉस करा रहा है, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को सिखाया कि ये सब चीजें गलत है, मेरे एथिकल पॉइंट्स वहां पे अगर आ जाए, एथिक्स अगर वैल्यूज आ जाएंगी, तो उसको एथिकल। तीन कैटेगरीज में तीन अप्रोच होंगे, नैरो पर्सनल रीजन के लिए, ब्रॉडली सबके लिए सोच रही, एथिकल अपनी संस्कार टाइप से आप समझ लेना इसको, ठीक है, ये समझ। तो सबसे पहले नैरो में अंदर क्या आएगा, नैरो के अंदर आएगा हमारे, क्योंकि प्लांट्स को मैं क्यों नहीं कट करने दूंगी बच्चा, प्लांट्स को मैं इसलिए कट नहीं करने दूंगी बिकॉज प्लांट से मेडिसिन मिलती है। पता है टोटल जितनी भी हमारे पास ड्रग्स अवेलेबल है उनका 25% ऑफ द ड्रग्स मेडिसिनल इंपॉर्टेंट का प्लांट से आता है, 25% प्लांट से आता है, इसलिए मैं उनको कट नहीं करने दूंगी। ये पहला पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, हाईलाइट कर दो। मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स करंटली सोल्ड इन द मार्केट आर डेराइव्ड फ्रॉम द प्लांट, एंड 25,000 ऑफ स्पीसीज ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं पूरे वर्ल्ड में। और इसके अलावा प्लांट से मेरे को फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती है, वुड मिलता है, और पेपर मिलता है, फाइबर्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है। इन सब चीजों के लिए मैं भी प्लांट बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की कोशिश करूंगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रॉडली यूटिलिटी, मतलब अगर मैं सबके लिए सोचूं तो ब्रॉड वाले वे में क्या आ जाएगा, द फास्ट ड्विल्डिंग Amazon फॉरेस्ट इज कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ, जो हमारा Amazon फॉरेस्ट है ना बच्चों, वो टोटल अर्थ के ऊपर जितना ऑक्सीजन है ना, उसका 20% टोटल ऑक्सीजन Amazon फॉरेस्ट से आता है, बिकॉज वहां पे बहुत सारी स्पीसीज है प्लांट्स की जो ऑक्सीजन रिलीज करती है। अर्थ के ऊपर टोटल 20%। अब सपोज करो अगर मेरा बायोडाइवर्सिटी लॉस कराने लग गए, Amazon फॉरेस्ट को कोई अफेक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली बात है मैं सोचूंगी ना कि यार हमारा ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो ये वाला पॉइंट अगर आएगा तो ब्रॉडली में आ जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एथिकल। एथिकल के अंदर क्या आएगा, वही अगर मैं अपनी वैल्यूज को ध्यान रख के फिलोसफी फिलोसफोलॉजिकली सोचूंगी, अपना स्पिरिचुअल वे में सोचूंगी, वी नीड टू रियलाइज, ये हमको रियलाइज करना पड़ेगा अपनी इंट्रिंसिक वैल्यूज को लेके, इवन इफ नॉट मे नॉट बी ऑफ करंट और एन इकोनॉमिक वैल्यूज, वी हैव अ मोरल ड्यूटी, कि हमारी खुद की ड्यूटी है हम क्या करें, अपनी स्पीसीज को बचा के रखें, इन सबको लॉस ना होने दे, दिस इज आवर ड्यूटी। तो इसको आ जाए, ये पॉइंट हमारा आएगा एथिकल इश्यूज के। क्लियर यहाँ तक। अब आता है कि अब हम लोगों ने चलो ये तो समझ लिया कि हम बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करेंगे, तीन अप्रोचेज है मेरे पास, खुद पर्सनल यूज के लिए, अपनी वैल्यूज के लिए, और लोगों के लिए। अब मैं कैसे उसको कंजर्व कर सकती हूँ, अब उसको कंजर्व करने के मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं यहाँ से उठ के Amazon फॉरेस्ट में चले जाऊं और वहां पे जाके कोई उसको अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करूं, या फिर सपोज करो क्या हो जाए, मेरे को फीवर हो गया सपोज, मैंने डॉक्टर को कॉल करके ये बुला ले, डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट करने यहीं पे आ रहा है, तो इसको बोलेंगे इन सीटू कंजर्वेशन, डॉक्टर मेरे घर में आ रहा है, मेरे हैबिटेट के अंदर आ रहा है मेरे को बचाने के लिए। लेकिन अब मेरे को फीवर हो गया, डॉक्टर नहीं आ सकता, मेरे को खुद जाना है क्योंकि मुझे बचना है, मुझे सेव होना है, मुझे एक्सटिंक्ट नहीं होना है। अब मुझे एक्सटिंक्ट नहीं होना है तो मैं डॉक्टर के हैबिटेट में जाऊंगी अपने आप को बचाने के लिए, उसको बोलेंगे XC2 कंजर्वेशन। डॉक्टर मेरे को सारी फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड कराएगा, डॉक्टर को मैं यहाँ पे बुलाती हूँ, डॉक्टर यहाँ पे भी सारी फैसिलिटीज मेरे को प्रोवाइड कराता है। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब कि उसके घर में जाके उसको प्रोटेक्ट करना, XC2 उसको अपने घर में लेके आना और उसको एक अच्छी कंडीशंस, उसको नेचुरल कंडीशंस प्रोवाइड कराना, उसको प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना। सिंपल एग्जांपल्स आपको यहाँ पे लिखना है सिर्फ, कि इन सीटू में क्या क्या आता है और XC2 में क्या आता है, लिखो ज्यादा जल्दी से। इन सीटू कंजर्वेशन, एक आता है XC2 कंजर्वेशन। ये तो समझ में आना, इन सीटू मतलब घर में जाना, XC2 उसको घर से लेके आना, एक प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड कराना। तो इन सीटू में सारे नेचुरल वाले आ जाएंगे, जैसे कि हमारा बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए,
हॉटस्पॉट्स हो गए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए। एक्सटी2 कंजर्वेशन में बोटैनिकल गार्डन्स आ गए जो आर्टिफिशियली मैंने बनाया हुआ है नेचुरल जैसी कंडीशंस देने के लिए, या फिर जूलॉजिकल पार्क्स आ गए, वाइल्ड लाइफ सफारी, बैंक्स और कॉलन बैंक्स। सीड बैंक मतलब मैंने सीड्स को इकट्ठा करके एक बैंक में रख दिया, कॉलम्स को इकट्ठा करके बैंक में रख दिया, -196 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन में। ठीक है, ये सब आएगा, लिख लो इनको जल्दी से। फिर थोड़ा सा हम लोगों को बायोलॉजिकल रिजर्व के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना है और थोड़ा सा हॉटस्पॉट के बारे में पढ़ना है और कुछ नेशनल पार्क्स है कि ये नेशनल पार्क कहाँ है कहाँ नहीं है, इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों से नीट पूछ लेते हैं, उसको हम करेंगे। ठीक है, देखो जाओ, सबसे पहले इन सीटू कंजर्वेशन में यही मैं बता देती हूँ। हॉटस्पॉट पॉइंट लिखो। हॉटस्पॉट क्या है, जैसे हमारे इस चैप्टर का हॉटस्पॉट मैंने वो आपको पाई चार्ट्स बताए थे। हॉटस्पॉट मेरा वो रीजन होगा जहां पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी, उसको मैं बोलूंगी हॉटस्पॉट, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। और मेरे पास ऐसे टोटल 34 हॉटस्पॉट्स हैं और इन 34 हॉटस्पॉट्स ने पूरे अर्थ के 2% लैंड पे हैं, पूरे अर्थ के 2% लैंड पे ही 34 हॉटस्पॉट्स हैं। और इन हॉटस्पॉट्स के अंदर एक कंसेप्ट देखा जाता है जिस कंसेप्ट को हम बोलते हैं बच्चा एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है, लिखो कि देखो एक ऐसी स्पीसीज जो इसी एरिया के अंदर पाई जाएगी हॉटस्पॉट के अंदर। अगर मैंने क्या किया, ओवर स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की, इनको स्पीसीज को उठा के लेके मैंने सोचा कि मैं एक आर्टिफिशियल एक्सीटिव कंजर्वेशन करने की कोशिश करती हूँ, उसको उठा के किसी दूसरे हॉटस्पॉट में रखने की कोशिश की तो बेचारी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे को आप लोगों को पढ़ाना पसंद है, अगर मेरे को क्या हुआ आप लोगों की क्लास छोड़ के कोई दूसरी क्लास में जाना पड़ा तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, जितना एफर्ट्स मैं आप लोगों के साथ करती हूँ दूसरी क्लास में नहीं कर पाऊंगी। या फिर आप लोगों को साथ भी सेम केस हो सकता है, आप लोगों को मुझसे बायो छोड़ के किसी और टीचर से बायो पढ़ना शुरू कर दे आप लोग, तो आप लोग क्या करेंगे, आपका इंटरेस्ट लॉस्ट हो जाएगा बायो में। हो सकता है आपको कुछ टाइम लगे वहां पे, लेकिन स्टार्टिंग में आपका मोरल डाउन हो जाएगा। सेम हमारी स्पीसीज है, अगर मैंने इन हॉटस्पॉट से निकाला, मतलब उन हॉटस्पॉट्स को, इसीलिए हम इनका नाम हॉटस्पॉट रखा, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है और ऐसी स्पीसीज है जो इस एरिया के अलावा कहीं वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती है, ऐसी स्पीसीज, इस कंसेप्ट को बोलते हैं एंडेमिज्म। लिख लो इसको जरा, एंडेमिज्म को कैसे लिखोगे, स्पीसीज ओनली इन दैट एरिया, इसी एरिया के अंदर पाई जाएगी और यहाँ से उठाएंगे तो बेचारी डेथ हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए जो हमारे हॉट स्पॉट होते हैं ये क्या होते हैं, आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन के सबसे ज्यादा रिस्क यहाँ पे होता है। क्लियर है, क्या क्या याद रखना है, हॉटस्पॉट टोटल 34 होता है, बहुत क्वेश्चन आता है, 2% लैंड एरिया को कोमोडेट करते हैं, एंडेमिज्म कंसेप्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। नियरली 25 biodiversity hotspot were identified but subsequently 9 more have been added to the list, that by total 34 हो गया। सिंपल सी चीज है, इसको बोलेंगे इंसिटू कंजर्वेशन। और इंसिटू कंजर्वेशन में 3 हॉटस्पॉट के नाम आपको याद रखने हैं, वेस्टर्न घाट जो कि श्रीलंका के साथ मिलके बनते हैं, वेस्टर्न घाट श्रीलंका के साथ है, और एक होता है आपका इंडो बर्मा एंड द लास्ट वन इज हिमालय। 3 हॉटस्पॉट, वेस्टर्न घाट विद श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय, 3 आपको बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स याद रखने हैं। ठीक है, फिर ऑल द बायो पुट टुगेदर वही लेस देन 2% लैंड को एकोमोडेट करते हैं। एंड देखो द नंबर ऑफ स्पीसीज दे कलेक्टिवली इज एक्सट्रीमली हाई एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज हॉटस्पॉट्स कुड रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय ऑलमोस्ट 30%। अब ये क्या कहता है, अगर हम लोगों ने इन 34 हॉटस्पॉट्स को कंजर्व कर लिया,
बिकॉज हम लोग कंजर्व की बात कर रहे हैं कि कैसे मैं इस चीज को कंजर्व करके रखूं ज्यादा से ज्यादा की एक्सटिंक्शन कम हो जाए। तो अगर मैं इन हॉटस्पॉट्स को कंजर्व कर लूँ ना, इन हॉटस्पॉट्स को कंजर्व कर लूँ, तो मैं अपना जो मास एक्सटिंक्शन होने वाला है 6 वाला, उसका उस मास एक्सटिंक्शन को 30% रिड्यूस कर सकती हूँ। क्योंकि वो कितना टाइम्स होने वाला था, 100 से 1000 टाइम, उसको 30% देखो 30% कितना ज्यादा होता है। बहुत मिलियंस में स्पीसीज हम बचा सकते हैं अगर इन हॉटस्पॉट्स को कंजर्व करें। ठीक है, याद रख लोगे पॉइंट्स, सिंपल, आगे चलता है। ये तो इन के बारे में हुआ। अब आता है मेरे पास एक्सी2 वाला कंजर्वेशन। यहाँ पे क्या है हमारा, वही स्केर्ड ग्रूव्स वाला पॉइंट है। देखो स्केर्ड ग्रूव से पहले ना आप एक बार बायोस्फीयर रिजर्व्स देख लो। बायोस्फीयर रिजर्व्स, अब ये बायोस्फीयर रिजर्व्स आप इन्होंने क्या किया, 1975 में एक कंपनी थी यूनेस्को, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था मैप, MAB। MAB की फुल फॉर्म पूछी जाती है मैन एंड बायोस्फीयर, मतलब मैन और बायोस्फीयर, मैन ही मिलके क्या करे, बायोस्फीयर को बचाए। मैन एंड बायोस्फीयर। अब इन्होंने क्या किया, मैन एंड बायोस्फीयर ने सेक्रेड ग्रूव वाला कंसेप्ट स्टार्ट किया। सेक्रेड ग्रूव का मतलब होता है, जैसे कि आप सभी लोग दिल्ली से हो, तो आप लोग अपने आसपास के एरिया में अगर कहीं पे जाओ तो आपको कोई छोटा सा फॉरेस्ट वैसे तो मिलेगा नहीं देखने के लिए, बट अगर मिला और आप उस फॉरेस्ट में घूमने के लिए चले गए, आपको देखो वहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की बर्ड्स आती है ना, अलग अलग टाइप के कुछ एनिमल्स देखने के लिए मिलता है, वो बहुत ओपन है। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि इस एरिया को मैं प्रोटेक्ट करूँ। मतलब एक ग्रुप बना लिया आपने अपने फ्रेंड्स का, और ग्रुप बना के आप अपने एरिया के उस फॉरेस्ट को, उस इकोसिस्टम को, उस डायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसको बोलेंगे सेक्रेड ग्रुप। कि आपने सेक्रेड, खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना किसी चीज को बचाने के लिए। कंजर्व, सेक्रेड का मतलब होता है अपनी वहां पे ना उसको, किसी भी चीज को पूजनीय टाइप से बना देना, बहुत ज्यादा फेमस बना देना, ऐसे सेक्रेड ग्रुव्स के लिए हम टर्म यूज करेंगे। ऐसे हमारे बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि सेक्रेड ग्रुव सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है, झांसी, खासी एंड जेंटिया हिल्स इन मेघालय। मेघालय एक जगह है, आप लोगों को पता है, मेघालय के अंदर खासी एंड जेंटिया, वहां पे के लोगों ने क्या किया, अपने मेघालय के लोगों ने इन एरियाज को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। राजस्थान के लोगों ने अपनी अरावली हिल्स को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया खुद से। ठीक है, और आपका कर्नाटका के अंदर वेस्टर्न घाट्स को इन्होंने प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में एंड सोरजा, चंदा, बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, MP के एरियाज है ये, सारगुजा, चंदा एंड बस्तर, ये सारे एरियाज आप लोगों को याद रखना है। एंड इन मेघालय sacred grove are the last refuges for a large number of rare and threatened plants। ये भी आपको याद रखना है कि जो हमारा मेघालय है, उस मेघालय के अंदर बहुत, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स है कि अगर वो प्लांट वहां से एक्सटिंक्ट हो गए ना, तो वो प्लांट पूरे अर्थ पे कहीं नहीं है, बहुत रेयर लास्ट रिफ्यूजेस स्पीसीज वहां पे है मेघालय एरिया के अंदर में। कहाँ पे, जेंडिया हिल्स है वहां पे, ये आपको याद रखना है, याद रहेगा। टोटल इंडिया के पास कितने बायोस्फीयर है वो याद रखना है, टोटल 14 बायोस्फीयर है, 90 नेशनल पार्क्स है और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तीनों पॉइंट याद रखना है, 14 बायोस्फीयर्स है, 90 नेशनल पार्क्स है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। याद रहेगा यहाँ तक सब पॉइंट। अब हमारे मैन एंड बायोस्फीयर ने क्या किया, ये क्या करता है ना, अपने किसी बायोस्फीयर को पकड़ लेंगे, कोई भी एक बायोस्फीयर की हम इसको प्रोटेक्ट करें, उस बायोस्फीयर के अंदर 3 जोन बना देंगे। ये देखो, अपने बायोस्फीयर में 3 जोन बना दिया। सेंटर वाले जोन को बोलेंगे कोर जोन, कोर के बाहर होगा आपका बफर जोन, एंड बफर के बाद होगा आपका ट्रांजिशन जोन। अब इनके अंदर ये क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शंस ऐसे लगाएंगे। कोर जोन को बोलेंगे, कोर जोन ये ऐसा जोन होगा जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होगी, कुछ भी, कोई ह्यूमन आके कोई प्लांट नहीं लगाएगा, किसी स्पीसीज का हंटिंग वगैरह कुछ नहीं करेगा, नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। अब ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो इसमें स्पीसीज ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगी। ह्यूमन क्वेश्चन आएगा यहाँ से भी, कोई ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, मतलब अलाउड ही नहीं करेंगे वो ह्यूमंस को उस एरिया में जाने के लिए। बफर जोन वो होगा, इस एरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे
रिसर्चर्स जा पाएंगे, रिसर्च करेंगे या फिर हमारी लैब्स वगैरह के लिए कुछ काम होगा, तब उस एरिया के अंदर जा सकता है बफर जोन में। ट्रांजिशन जोन वो जोन रखेंगे जहां पे मतलब सपोज करें मेघालय के एरिया, तो मेघालय के लोग ही वहां पे जा सकते हैं, वहां पे लैंड खरीद सकते हैं, वहां पे छोटे छोटे घर बना सकते हैं रहने के लिए, नेचर के अंदर जिनको रहना पसंद है। तो ये वो एरिया होगा जिसके अंदर सिर्फ लोकल पीपल्स ही अलाउड होते हैं, या फिर कुछ ट्राइबल पीपल्स भी अलाउड होता है। ये 3 जोन याद रखना है। कोर जोन कोई भी ह्यूमन अलाउड नहीं होगा। बफर जोन सिर्फ रिसर्चर्स या फिर लैब वर्क के लिए जा सकता है। ट्रांजिशन में आपके लोकल पीपल्स या फिर ट्राइबल्स के पीपल्स। सिंपल है। चलो ये हो गया। अब आता है हमारा एक्सीटू कंजर्वेशन। एक्सीटू कंजर्वेशन में भी आपको याद रखना है, एक्सीटू कंजर्वेशन वही किसी को मतलब मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो डॉक्टर एक अच्छी फैसिलिटी मेरे को प्रोवाइड कराएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी, ये सब हो गया। यहाँ पे मैनी एनिमल्स हैव बीन एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन द जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर हमने उनको रखा हुआ है। इन रिसेंट ईयर्स एक्सीटू कंजर्वेशन हैव एडवांस बिलोड कीपिंग थ्रेटेंड स्पीसीज इन एनक्लोजर, मतलब जितनी थ्रेट गायब होने वाली स्पीसीज थी ना उनको हमने बचा के रखा हुआ है अभी। गैमीट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज के उनको भी हम प्रिजर्व करते हैं। फर्टाइल कंडीशंस फॉर लॉन्ग पीरियड यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक के थ्रू, वही आपको सीड बैंक और पोलन बैंक वाला बताया मैंने, वही यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। अब आता है लास्ट वन पॉइंट। 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट कब हुआ था। यहाँ पे आपको याद रखना है अर्थ समिट कब हुआ था आपका, रियो डी जेनेरो में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरो में 1992 में। और वर्ल्ड समिट कब हुआ था, वर्ल्ड समिट हुआ था 2002 में, एग्जैक्टली 10 साल बाद। 2002 में कहाँ पे हुआ था, जॉन्सबर्ग के अंदर हुआ था, इन साउथ अफ्रीका। जॉन्सबर्ग में साउथ अफ्रीका के अंदर। अर्थ समिट याद रख लेना और आपका वर्ल्ड समिट याद रख। यहां तक सफिशिएंट है आप लोगों के लिए इस चैप्टर को पढ़ना, ठीक है। अब आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अब कुछ ना इसमें आप लोगों को जब आप डीपीपी सॉल्व करोगे ना तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, कोई नेशनल पार्क बताओ, नेशनल पार्क। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे पहला नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा, ऐसा कोई क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। या फिर आज की कंट्री में, मतलब आज के टाइम पे अगर हम बात करें, वो कंट्री बताओ हमारी जिसके अंदर सबसे ज्यादा डिफोरेस्टेशन हो रहा है, नंबर 1 पे आने वाली डिफोरेस्टेशन कंट्री। या फिर नेशनल पार्क, जैसे कि एक तबोदा नेशनल पार्क, टडोबा टडोबा या तडोबा कुछ ऐसे ही नेशनल पार्क है, उसके बारे में क्वेश्चन आया है। कुछ जू के बारे में भी क्वेश्चन आया, नंदन कानन जू है। या फिर एक बहुत सारे ऐसे स्पीसीज, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क होता है, वो कहाँ पे एस्टेब्लिश होता है और किसके लिए फेमस है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है। इसके लिए आई ट्राई कि मैं आप लोगों को अलग से कोई नोट्स प्रोवाइड करा दूं जो एक्स्ट्रा में आपको हेल्प करे, जिसमें सारे नेशनल पार्क्स, अब सारे नहीं करने हैं आप लोगों को। क्या करना है देखो, सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ। चैप्टर पढ़ लिया, समझ में आ गया, लर्न हो गया। जब डीपीपी सॉल्व करने बैठोगे ना, जैसे भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए, मुझे पता है क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, उनको क्या करना है, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अलग से या तो अपनी ही एनसीईआरटी में लिख लो या कोई अलग से जहाँ पे आप अपनी नोट्स बना रहे हो वहीं पे एक्स्ट्रा नोट्स हो, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऐसे हेडिंग डालो। जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको लिखते चलो वहाँ पे, साथ साथ उनके आंसर सर्च करके कि ये नेशनल पार्क कहाँ है। और क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया, अब डीपीपी में तो ऑब्वियसली बात आएगा, नीट में अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको याद रहेगा, एटलीस्ट आइडिया तो रहेगा कि यहाँ पे था। याद भी नहीं करोगे चलेगा, बट एक बार लिख जरूर लेना सारी चीजों को, इग्नोर मत करना, ठीक है। सो फाइनली हमारा चैप्टर फिनिश। अब इसके बाद हम लोगों को उसका डीपीपी करना है, डीपीपी करेंगे, देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट वन चैप्टर। इसके बाद आई विल ट्राई कि इकोसिस्टम वाला आपका चैप्टर बढ़े, फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। सो सी इन द नेक्स्ट क्लास एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब एंड अपनी अच्छी अच्छी सी कमेंट्स दे देना, बिकॉज आप लोगों का मोटिवेशन ही होता है जिसकी वजह से मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। इवन यू नो कि मेरा शेड्यूल कितना ज्यादा हेक्टिक रहता है, यूट्यूब पे वीडियोस कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए, बट आई स्टिल डू, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का मोटिवेशन तो ऑब्वियसली बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।